अध्याय 3331 अराजकता से बच नहीं सकते। हान सेन 4 दिन और 5 रातों से काम कर रहा था। इस समय तक उसकी सारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए उसे ये सब बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं था कि हान सेन आराम करना चाहता था, बात बस इतनी थी कि भेड़ का जैड जैसा शरीर बहुत अजीब था। अगर हान सेन की शक्ति ढीली पड़ जाती तो भेड़ के जैड जैसे शरीर की संरचना कुछ ही समय में ठीक हो जाती। इसलिए हान सेन को काम जारी रखना पड़ा, वरना उसकी सारी प्रगति बेकार हो जाती। ये बताना आसान था कि हान सेन बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। वो दुबला पतला होता जा रहा था, उसकी आंखें लाल हो रही थीं और उसकी आंखों के गड्ढे उसके अंदर और गहरे धंस रहे थे। सफेद राजा और बोतल परी काफी भावुक हो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हान सेन ऐसा करने में इतनी मेहनत करेगा। उसे इस बात का डर नहीं था कि वे उस पर हमला कर देंगे। इससे उन्हें हान सेन के चरित्र का बेहतर अंदाजा हुआ। मुझे माफ करना, मेरी ब्रेकवर्ल्ड दर अभी बहुत कम है। मैं जैड परी के शरीर को हिला नहीं सकता। हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अपने शरीर को ठीक होने दो, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। श्वेत राजा रुका और बोला, आकाश महल में जीवन आत्माओं के साथ कई ब्रेकवर्ल्ड जीव है। अगर तुम्हें खुद को मजबूत बनाने के लिए उनकी जरूरत है तो जाओ और उन्हें मार डालो। वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। हान सेन को बहुत खुशी हुई। उसे भेड़ के जैड शरीर के रहस्यों का पता चल गया और वो ब्रेकवर्ल्ड जीन प्राप्त कर सका। इसे एक तीर से 2 शिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता था। लेकिन हान सेन की शक्ति बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी। अगर हम अभी जाकर किसी ब्रेकवर्ल्ड जानवर को मारते तो शायद वो ब्रेकवर्ल्ड जानवर उसे खा जाता। हान सेन को किसी भी ब्रेकवर्ल्ड जानवर का पीछा करने से पहले अपनी शक्ति वापस पा लेनी थी। व्हाइट किंग के जाने के बाद बोतल परी हान सेन के साथ पहली मंजिल पर ही रही। यहाँ की जैड वायु बहुत शुद्ध है। यह आपके शरीर को स्वस्थ करने में बहुत मददगार होगी। आपको बस यहीं रहना चाहिए और आराम करना चाहिए। बोतल परी ने जैड स्पिरिट जैसी दिखने वाली जेलीफिश की ओर इशारा करते हुए कहा, जैड वायु के कारण आपको जैड वायु स्पिरिट का सेवन नहीं करना चाहिए। उनके शरीर में शुद्ध जैड वायु का सार होता है, लेकिन उनके शरीर में एक ऐसी इच्छा होती है मानो वे यहाँ हैं पर यहाँ नहीं है। अगर आप उनका सेवन करते हैं तो न केवल उनकी जैड वायु आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, बल्कि उनकी इच्छा, जो मानो यहाँ है पर वास्तव में यहाँ नहीं है, आपकी आत्मा में भी समा जाएगी। यह आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। उस बारे में चेतावनी देने के लिए धन्यवाद। हान सेन समझ गया कि यह सिर्फ बोतल परी की अच्छाई थी। अगर कोई और वसीयत आती तो इंसान की आत्मा तमाम तरह की समस्याओं से घिर जाती। वे अपने व्यक्तित्व को नकारने की कोशिश करते। ऐसे में हान सेन के लिए ये कोशिश करना बहुत जोखिम भरा होता। यह ऐसा था जैसे एक व्यक्ति एक ही मानसिक अवस्था में रहते हुए भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्मृतियां रखता हो। 2 स्मृतियों का आपस में टकराना उस व्यक्ति के लिए समस्याएं पैदा कर सकता था। वे व्यक्ति को ये सोचने और सोचने पर मजबूर कर देते थे कि वह वास्तव में कौन है। अगर यह एक हल्का मामला होता तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विभाजित होता। अगर यह एक गंभीर मामला होता तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नकार देता। ये बात हान सेन जैसे लोगों के लिए विशेष रूप से सच थी। यदि किसी आत्मा में मानसिक स्थिति से लड़ते समय कोई दोष था तो वह उस दोष के कारण असफल हो जाता था। जब तक कि वह ऐसा प्राणी न हो जिसमें आत्मा को भस्म करने की शक्ति हो, साधारण प्राणी किसी अन्य प्राणी की आत्मा के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। ये जीवन आत्माओं के लिए सच था। इससे हान सेन को आश्चर्य हुआ कि वे असल में क्या है। वह जानना चाहता था कि लोग जीवन आत्माओं के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ता। वे किसी की दुनिया तोड़ने की शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। हान सेन ने अपनी कोशिकाओं की शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए जैड वायु को अवशोषित किया, लेकिन जैड वायु बहुत शुद्ध और भव्य थी। उसने इसे अवशोषित करने के लिए जेड स्किन का इस्तेमाल किया और इससे उसकी शक्ति बहुत जल्दी वापस आ गई। आधे दिन बाद सब कुछ फिर से ठीक हो गया। हान सेन तैरते द्वीपों पर ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों का शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उसने बोतल परी से ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों और व्हाइट जैड जिन के बारे में पूछा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका आपस में कोई संबंध तो नहीं है। जीवन आत्माओं के आक्रमण के कारण व्हाइट जैड जिन की सीलें टूट गई थीं, लेकिन जीवन आत्माएं व्हाइट किंग और बॉटल फेयरी को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। ब्रेकवर्ल्ड के जानवर ज्यादातर स्काई पैलेस के शक्तिशाली जेनोजेनेसिस थे, जो जीवन आत्माओं के साथ मिलकर बने थे। यह व्हाइट जैड जिन की जैड परी से अलग था। वे अब भी व्हाइट जैड जिन की जैड परी से डरते थे, इसीलिए वे साथ रह पा रहे थे। जब बोतल परी प्रकट हुई तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हान सेन ने ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों को मार डाला था।
बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि हान सेन ने ब्लैक किंग को मार डाला था। पहली मंजिल से निकलकर हान सेन तैरते हुए द्वीप पर गया। अगर उसे ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का शिकार करने का मौका मिलता तो हान सेन उस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वो सचमुच जानना चाहता था कि अगर वह अपने ब्रेक वर्ल्ड जीन्स को पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा। वो अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड में होने वाले बदलावों को देखने के लिए उत्साहित था। बोतल परी हान सेन का पीछा करते हुए तैरते हुए द्वीप पर पहुंच गई। उसने कहा कि वह हान सेन की मदद करने जा रही है ताकि अगर कुछ हो जाए तो वह ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों का शिकार कर सके। ज्यादा संभावना यही थी कि वह हान सेन पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उसके पीछे गई थी कि वह भाग न जाए। भले ही हान सेन ने अच्छा व्यवहार किया हो, फिर भी वे शांत नहीं हुए थे। हान सेन ने भागने की योजना नहीं बनाई थी, वरना अगर वह परी के जाल में फंस भी जाता तो भी वह भाग सकता था। जब वो तैरते हुए द्वीप पर पहुंचा तो हान सेन ने खाली जगह की ओर देखा। 33 आसमान वहीं थे। जब 33 आसमान दिखाई दिए तो कई डरावने जीव उसमें घुस आए। उस तरह की शक्ति वाले जीव ज्यादा नहीं थे, इसलिए जब ये शुरू हुआ था तब की तुलना में कोशिशें कम होती जा रही थी। हाल ही में 33 आसमानों पर हमला करने वाले जीव उतने नहीं थे। हान सेन को कुछ दिनों से 33 आसमानों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अचानक उसे लगा कि वह उसकी ओर जाना चाहता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे उस ओर जाने के लिए मजबूर कर रही हो। उसने अपना सिर उठाया और 33 आसमानों की ओर देखा। जब उसने ध्यान से देखा तो हान सेन के चेहरे का रंग उड़ गया था। दूसरी तरफ, जहां साम्राज्यों का ब्रह्मांड था, एक छोटी बच्ची एक उड़ती हुई मछली पर सवार थी। उसने एक लाल छोटी सी बिल्ली को गोद में उठाया हुआ था। वो 33 आसमानों की ओर जा रही थी। बाओ एर। हान सेन ने तुरंत पहचान लिया कि वह लड़की बाओ एर ही थी, और उड़ने वाली मछली और छोटी बिल्ली भी उसके बगल में थे। यह कोई गलती नहीं हो सकती थी। हान सेन को यह सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि बावर 33 आसमानों में क्यों जाएगा। उसने आकाश महल से दूर जाने के लिए गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। वो चिल्ला रहा था, बावर मत जाओ। बोतल परी को लगा कि हान सेन भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने जाल बिछा दिया। उसने अचानक उस जगह को बंद कर दिया। आकाशगंगा एक पिंजरे में बदल गई। हान सेन उसके अंदर फंस गया। हान सेन ने सोचा नहीं। उसने अपना सुपर गॉड स्पिरिट मोड इस्तेमाल किया। परी जाल, जो एक ब्रेक वर्ल्ड हथियार था और जिसकी ब्रेक वर्ल्ड दर लगभग 100% थी, उसके शरीर से आर पार हो गया। वह हान सेन और उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड को रोक नहीं सका। बोतल परी ये देखकर चौंक गई। तब उसे एहसास हुआ कि हान सेन के पास जाल से बच निकलने की शक्ति थी। हान सेन आकाश में टेलीपोर्ट हो गया। वह आकाश में गया और 33 आसमानों के सामने अदृश्य अवरोध के पास पहुंच गया। उसने बावर पर चिल्लाया, बावर अंदर मत जाओ। ऐसा लग रहा था मानो वो और बाओ र उन 33 आसमानों से अलग हो गए हों जो कब्र के पत्थर जैसे दिखते थे। ये सच था कि वे दो दुनियाओं के बीच बटे हुए थे। बाओ र उसकी बात सुन नहीं पा रहा था। वो बाओ एर थी जो उड़ती मछली के ऊपर बैठी थी। वो 33 आसमानों की सीमा पार कर गई। वो उन 33 आसमानों के अंदर गायब हो गई जो किसी कब्र के पत्थर जैसे लग रहे थे। हान सेन हैरान और गुस्से में था। उसे याद आया कि मिस्टर व्हाइट ने उससे कहा था कि अगर वो 33 आसमानों में गया तो वहां अफरा तफरी मच जाएगी। 90% संभावना है कि वह मर जाएगा और सिर्फ 10% संभावना है कि वह जिंदा बचेगा। हान सेन को कोई परवाह नहीं थी। उसने दांत पीसते हुए 33 आसमानों में प्रवेश किया। 33 आसमानों की बाधा हान सेन और उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड के सामने बेअसर थी। हान सेन जल्दी से अंदर घुसने में कामयाब रहा। जैसे ही वो अवरोध पार कर गया, हान सेन को एक शक्तिशाली चूषण बल ने जकड़ लिया। उसका शक्तिशाली सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी उस चूषण बल से बच नहीं सका। वह अंदर खींच गया। डिंग! एक कुरकुराहट की आवाज हुई। हान सेन का शरीर एक चट्टान से टकराया। हान सेन को अजीब लगा क्योंकि उसका शरीर पत्थर के अंदर था। हाँ, वो उसमें फंस गया था। हान सेन को तुरंत एहसास हुआ कि उसके शरीर में कोई समस्या है। उसने डोंगशुआन आभा से अपने शरीर को स्कैन किया। वो बहुत चौंका और उछल पड़ा। हान सेन जिस जगह पर था वो उसके लिए कोई अजनबी नहीं था। हर तरफ हथियार बिखरे पड़े थे। हथियारों के अंतहीन जंगल से पता चल रहा था कि यह 33 आसमानों में से पहला आसमान था। ये सैनिक हथियार आकाश था, जिसे कभी कभी सैनिक चाकू आकाश भी कहा जाता था। हान सेन ने यही हथियार देवता को मारा था और हथियार देवता की ईश्वर आत्मा को पुनः प्राप्त किया था। यही वह जगह भी थी जहां से उसने इंच ग्रे तलवार निकाली थी। इस बार जब हान सेन वहां गया तो वह जगह पहले से बिल्कुल अलग थी। उसका शरीर एक हथियार बन चुका था और वह हथियारों के जंगल में फंस गया था।
हान सेन ने अपने शरीर का इस्तेमाल करके फिर से इंसानी शरीर लेने की कोशिश की, लेकिन तमाम तरह की शक्तियों के बावजूद ये बेकार रहा। यहाँ तक कि सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी उसके शरीर को फिर से सामान्य नहीं बना सका। हान सेन को खुद का निरीक्षण करना पड़ा। वो एक हथियार बन गया था, लेकिन वो अभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता था, बस उसका शरीर अलग था। डोंगक्सुआन आभा के नीचे हान सेन का चेहरा उसके सिर में था। ब्लेड एकदम काले चतुर्भुज जैसा था, यहाँ तक कि उसका हैंडल भी काला था। दूर से देखने पर वो जमीन पर पड़ी जली हुई लकड़ी जैसा लग रहा था। रंग बिरंगे और ठंडे दिखने वाले हथियार के सामने वो कुछ खास नहीं लग रहा था। मैं जियान क्यों बना? हान सेन को ये बात बहुत अजीब लगी। जियान जैसा हथियार ज्यादातर इंसान इस्तेमाल नहीं करते थे। हान सेन ने पहले भी जियान इस्तेमाल किया था, लेकिन वो इसे यूं ही इस्तेमाल करता था। उसने कभी भी खास जियान कौशल का अभ्यास करने के लिए समय नहीं निकाला था। वो 3 अलग अलग तरह के हथियारों में माहिर था, धनुष, चाकू और तलवार। फिर भी वो उन तीनों में से किसी एक में नहीं बदला था। इसके अलावा वह एक ऐसा जियान था जो कुछ खास कमाल का नहीं दिखता था। ऐसा लग रहा है कि 33 स्काइज के मूल स्थान पर लौटने के बाद उसने अपनी असली ताकत दिखा दी है। जब मैं आया था तब भी मेरी शक्ति सोल्जर वेपन स्काई द्वारा सीमित थी। मैं एक जियान बन गया हूं। जहां तक अन्य जीवों की बात है जो आए थे, उनके भी हथियार बन जाने की 80% से 90% संभावना है। हान सेन शक्ति इकट्ठा करते हुए सोच रहा था। वह चाहता था कि उसका शरीर पत्थर से बाहर निकल जाए। अगर वह एक जियान भी था, अगर वो उड़ना चाहता था, तो ऐसा करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। जब हान सेन ने अपनी डोंगशुआन सूत्र शक्ति एकत्रित की, तो उसने उसकी नियंत्रण शक्ति का प्रयोग किया। फिर भी वो अपने जियान को पत्थर से बाहर नहीं निकाल पाया, और वो अभी भी हिल नहीं रहा था। हान सेन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने डोंगशुआन सूत्र शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने डोंगशुआन आभा नियंत्रण शक्ति का इस्तेमाल किया। ये तो कहना ही क्या कि वो 4 फुट लंबा जियान था, लेकिन एक तारा श्रेणी का युद्धपोत या ग्रह भी ऐसी चीज होनी चाहिए थी जिसे डोंगशुआन आभा प्रकाश की गति से चला सके। उसने कितनी भी कोशिश की, जियान पागलों की तरह हिल रहा था। उसमें से ब्लेड जैसी आवाजें आ रही थीं। वो उसे चट्टान से 1 इंच भी बाहर नहीं खींच पा रहा था। हान सेन के दिमाग में एक आवाज गूंजी, अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करो। तुम सोल्जर वेपन स्काई की शासन शक्ति के कारण एक हथियार हो। जब तक तुम्हारे पास 33 आसमानों को पलटने की शक्ति नहीं होगी, तुम सोल्जर वेपन स्काई के नियमों को तोड़कर खुद को आजाद नहीं कर पाओगे। हान सेन हैरान रह गया। उसने डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल करके ढूंढा, लेकिन आसपास कोई और जीव नहीं था। हान सेन के दिमाग में फिर से वही आवाज गूंज उठी, मैं तुम्हारे बिल्कुल बगल में हूं। क्या तुम मुझे देख नहीं रहे हो? कितना बेवकूफ आदमी है। क्या तुम भी एक हथियार हो? हान सेन ने पूछा। उसने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके स्कैन किया। उसे तुरंत कुछ अजीब सा दिखाई दिया। पत्थर से 9 फीट की दूरी पर एक तलवार थी। तलवार का केवल 1 इंच हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन हत्था पूरा दिखाई दे रहा था। बाकी हत्था पत्थर में था। जो हिस्सा दिखाई दे रहा था, उससे पता चल रहा था कि यह एक बहुत पुरानी तांबे की तलवार थी। हत्थे के सिरे पर सजावट के लिए एक लाल डोरी थी। तलवार बैंगनी और लाल रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे बैंगनी तांबे से बनी हो। ये बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन इससे इसकी डरावनी बनावट कम नहीं हुई थी। हान सेन तलवारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन वो बता सकता था कि यह एक बेहतरीन तलवार है। वो बता सकता था कि यह शायद कोई मशहूर तलवार रही होगी। बैंगनी तांबे की तलवार पर लगी डोरी हवा में लहरा रही थी। वो बहुत हल्की लग रही थी। हान सेन ने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके बैंगनी तांबे की तलवार की जांच की। उसने देखा कि बैंगनी तांबे की तलवार का शरीर एक अजीब सा दिमाग छोड़ रहा था। यह वही बैंगनी तांबे की तलवार होनी चाहिए थी जो हान सेन से बात कर रही हो। बैंगनी तांबे की तलवार ने कहा, जो लोग सैनिक हथियार आकाश में पहुंचते हैं, वे सभी हथियार बन जाते हैं, जिनमें देव आत्माएं भी शामिल हैं। जब तक कोई हमें बाहर नहीं निकालता, हम हमेशा के लिए जमीन पर फेंके गए एक हथियार बन जाएंगे। अगर सोल्जर वेपन स्काई में आने वाले जीव हथियार बन जाते हैं, तो हमें यहां से बाहर निकालने के लिए कौन आ सकता है? हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ पूछा। बैंगनी तांबे की तलवार ने ठंडे स्वर में कहा, कितनी नासमझी है। बाहरी लोग हथियार बन जाएंगे। सैनिक हथियार आकाश में तो देशी जीव है। क्या वहां है? हान सेन चौंक गया। जब वो पहले सोल्जर वेपन स्काई आया था, तो उसने कभी कोई स्थानीय जीव नहीं देखा था। सोल्जर वेपन जीन रेस के अलावा वहां कोई और स्थानीय जीव नहीं था। अब वो सैनिक हथियार जीन जाति का सदस्य बन चुका था,
वो सोच भी नहीं सकता था कि वहां कोई मूल निवासी भी होगा। जरूर है। बैंगनी तांबे की तलवार ने तिरस्कार से देखा और कहा, कितना अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति है। 33 आकाश दो दुनियाओं के बीच एक सेतु है। यह मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड की जीवन शक्तियां प्राप्त कर सकता है। यहाँ बहुत जीवन है। यह मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड से बेहतर है। यहाँ कोई भी मूल जीव कैसे नहीं हो सकता। हान सेन ने सोचा कि जब 33 आकाश अपने मूल स्थान पर लौटते हैं तो वहां नए जीवन का आना बिल्कुल सामान्य बात है। तो बैंगनी तांबे की तलवार सही थी। तुम बहुत होशियार हो और तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। तुम जरूर कोई खास इंसान होगे। तुम्हारा नाम क्या है? हान सेन बैंगनी तांबे की तलवार के बारे में और जानना चाहता था। बैंगनी तांबे की तलवार ने गर्व से कहा, मैं एक अजेय व्यक्ति हूं जो आकाश में, जमीन पर और मुख्य तथा विपरीत ब्रह्मांडों में लड़ता है। मेरा नाम ओल्ड मैन स्काई किंग है। आप मुझे स्काई किंग या ओल्ड मैन कह सकते हैं। ठीक है। हान सेन जानता था कि बैंगनी तांबे की तलवार बकवास नहीं कर रही थी। अगर वो दोनों ब्रह्मांडों का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता तो भले ही उसने उसे कभी देखा न हो, उसके बारे में जरूर सुना होता। कोई बूढ़ा आकाश राजा नहीं था। वो बैंगनी तांबे की तलवार जाहिर तौर पर फायदे के लिए थी। बैंगनी तांबे की तलवार ने देखा कि हान सेन बोल नहीं रहा है, इसलिए उसने पूछा, युवक, तुम कौन हो? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ, हान सेन ने कहा। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है। मैंने बस कुछ गॉड स्पिरिट्स और कुछ ब्रेकवॉल जानवरों को खाने के लिए मारा है। जब मैं थक जाता हूँ तो गॉड कैओस पार्टी का उपाध्यक्ष मेरे कंधों की मालिश करता है। जो भी कहो। बैंगनी तांबे की तलवार तिरस्कार से भरी हुई लग रही थी। उसे लगा कि हान सेन भी उसकी तरह बकवास कर रहा है और सच नहीं बोल रहा। हान सेन ने बैंगनी तांबे की तलवार को नजरअंदाज कर दिया। उसने डोमशुआन आभा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह उन स्थानीय जीवों को ढूंढना चाहता था जिनका जिक्र बैंगनी तांबे की तलवार में था। उसकी शक्ति से किसी स्थानीय व्यक्ति को नियंत्रित करना और उसे तलवार उठाने पर मजबूर करना कठिन नहीं होगा। जब डोमशुआन आभा डाली गई तो हान सेन को पता था कि चीजें उतनी ही आसान हैं जितनी उसने सोची थी। आसपास के हथियारों के जंगल में एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। हर हथियार की अपनी अलग उपस्थिति थी। डोंगशुआन आभा उन सभी उपस्थितियों से कमजोर हो गई थी। वो अपनी उपस्थिति केवल लगभग 10 मील के दायरे में ही प्रकट कर पा रहा था। वो उसे इससे आगे नहीं भेज सकता था और वह केवल उसकी अवलोकन शक्ति थी। अगर वह अपनी शक्ति का उपयोग स्थानीय जीवों को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता था तो उसे उनके और भी करीब होना होगा, चाहे वे कहीं भी हों। ऐसा लग रहा था मानो बैंगनी तांबे की तलवार हान सेन के डोंगशुआन आभा को महसूस कर सकती है। उसने कहा, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। चलो यह मत कहो कि तुम्हारी शक्ति हथियार के जंगल से आगे भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम उससे आगे भी निकल जाओ तो भी तुम मूल निवासियों को नियंत्रित नहीं कर सकते। मूल निवासी सैनिक हथियार आकाश द्वारा संरक्षित है। अगर तुम उन्हें छूते हो तो वे सैनिक हथियार आकाश के नियमों से प्रतिबंधित हो जाएंगे। जब हान सेन ने ये सुना तो उसकी भौहें तन गईं। क्या मैं सचमुच मूल निवासियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर ऐसा नहीं किया जा सकता तो वे हमें कैसे उठा सकते हैं? बैंगनी तांबे की तलवार कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक एक आह सुनाई दी। कुछ ही देर बाद तलवार का शरीर कांपने लगा। हान सेन ने इसे बैंगनी तांबे की तलवार से पहले ही महसूस कर लिया था। हान सेन को ये बात हैरान कर गई। लगभग 500 मील दूर कवच पहने एक 7-8 साल की बच्ची थी। वो हथियारों के जंगल से गुजर रही थी। क्या ये 33 आसमानों की रहने वाली है? यहाँ एक इंसानी लड़की क्यों है? हान सेन को अजीब लगा। 33 आसमानों के मूल स्थान पर लौटने से पहले उसने कभी उनमें किसी इंसान की परछाई नहीं देखी थी। अब उसे एक नन्ही सी बच्ची दिखाई दे रही थी। ये देखकर उसे थोड़ा झटका लगा। अगर कोई इंसान वहां जिंदा बच सकता था तो इसका मतलब था कि उसे अपना मानव रूप वापस मिल जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो अभी भी एक जियान के रूप में ही फंसा हुआ था। बैंगनी तांबे की तलवार ने अपनी तलवार के शरीर को हिलाने की पूरी कोशिश की। उसने एक बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट भरी आवाज निकाली। वो छोटी बच्ची को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत डोमशुआन आभा का इस्तेमाल छोटी बच्ची पर किया। वो छोटी बच्ची को अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। वेदना। जैसे ही डोमशुआन आभा ने छोटी बच्ची को छुआ, हान सेन को लगा जैसे उसके शरीर को बिजली का झटका लगा हो। डोमशुआन आभा अचानक टूट गई। उसका शरीर पागलों की तरह कांप रहा था। अगर उसका मुंह होता तो वो दर्द से चीख उठता। बैंगनी तांबे की तलवार बहुत खुश हुई। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। बड़ों की बात न मानने का यही नतीजा होता है। अब तुम्हें इसकी ताकत समझ में आई है।
हान सेन नाराज नहीं हुआ। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तो तुमने भी यही किया, वरना तुम्हें कैसे पता चलता कि वो कैसा है? बैंगनी तांबे की तलवार घुरघुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। वो छोटी बच्ची का ध्यान खींचने के लिए तलवार से गुनगुनाहट की आवाज निकालता रहा। हान सेन जानता था कि बैंगनी तांबे की तलवार क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने अपना शरीर हिलाना नहीं सीखा था। उसने बस बैठकर देखने का फैसला किया। तुम वहां क्यों जमे हुए हो? बैंगनी तांबे की तलवार ने हान सेन से पूछा, जो अपनी तलवार हिलाता रहा। क्या तुम्हें और शोर मचाने, ध्यान आकर्षित करने और उसे यहां आने के लिए प्रेरित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या यह पर्याप्त नहीं है कि आप उसे यहां खींच लाएं? हान सेन ने पूछा। बैंगनी तांबे की तलवार ने यह सुना और गुस्से से भर गई। ज्यादा शोर मचाओ। इस तरह से उसे आकर्षित करने की संभावना ज्यादा होगी। अगर तुम कोशिश नहीं करने वाले, तो बाद में मुझसे लड़ने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे लड़ने की कोशिश क्यों करूंगा? हान सेन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर तुम मेरे रास्ते आने का फैसला करते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। माँ, तुम कोई मेहनत नहीं करोगी, फिर भी सारा फायदा उठाने की सोच रही हो। बैंगनी तांबे की तलवार बोली। इस दुनिया में इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसने अपनी तलवार हिलाना बंद कर दिया। जो भी हो, हान सेन ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई परवाह नहीं है। बैंगनी तांबे की तलवार ने ठंडी आवाज में घुरघुराहट की और बोलना बंद कर दिया। छोटी लड़की ने मानो बैंगनी तांबे की तलवार की आवाज पहले ही सुन ली थी। वो उनकी दिशा में चल पड़ी। जब बैंगनी तांबे की तलवार रुकी, तो छोटी लड़की दिशा भूल गई और दूर चलने लगी। वो और दूर चली जा रही थी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि आसपास ज्यादा स्थानीय लोग नहीं हैं, बैंगनी तांबे की तलवार ने चिंता से कहा। हो सकता है कि तुम्हें कम से कम आधे महीने तक कोई और न मिले। अगर तुम यह मौका चूक गए, तो कौन जाने तुम्हें कितना इंतजार करना पड़े। तुम्हें इस बारे में सोचना होगा। हान सेन कुछ नहीं बोला। उसने बस डोंगक्सुआन आभा का इस्तेमाल करके छोटी बच्ची को देखा। हान सेन को चुप देखकर बैंगनी तांबे की तलवार बोली, मेरे साथ मिलकर काम करो और उस छोटी लड़की को आकर्षित करो। इस तरह हम सभी को इनाम मिलेगा। अगर तुम यहाँ सिर्फ मुफ्त चीजें पाने के लिए आए हो, तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई फायदा हो। मैं अब भी यही कहूंगा, हान सेन ने जवाब दिया। सब तुम पर निर्भर है। बैंगनी तांबे की तलवार बहुत गुस्से में थी। वो कांप रही थी। छोटी बच्ची को दूर जाते देख हान सेन कुछ नहीं कर रहा था। बैंगनी तांबे की तलवार ने दांत पीसते हुए कहा, मैं उसे फुसलाकर यहां ले आऊंगा। उसके लिए मुझसे लड़ने की हिम्मत मत करना। हान सेन के कुछ कहने से पहले ही उसने अपनी तलवार जैसी देह को हिलाने की पूरी कोशिश की। उसने तलवार जैसी कराहने जैसी आवाजें निकाली। उसे डर था कि लड़की बहुत दूर चली जाएगी और उसकी कराहने की आवाज फिर कभी नहीं सुन पाएगी। सौभाग्य से लड़की ज्यादा दूर नहीं गई थी। तलवार की कराहने की आवाज सुनकर उसने कुछ देर तक उसे ध्यान से सुना। उसने ध्वनिक यंत्र की दिशा में चलने का फैसला किया। कुछ ही देर बाद छोटी बच्ची हान सेन और बैंगनी तांबे की तलवार के सामने आ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि तलवार की कराहने की आवाज कहां से आ रही थी। तुम बस बैठो और इंतजार करो, बैंगनी तांबे की तलवार ने अपनी तलवार को हिलाते हुए कहा। जब मैं अपनी शक्ति वापस पालूंगा, तब मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। हान सेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने भी अपना शरीर हिलाना शुरू कर दिया। उसने कराहने जैसी आवाजें भी निकाली। कराहने की आवाज सुनकर छोटी लड़की ने मुड़कर हान सेन की तरफ देखा। वह हैरान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले किस तरफ जाए। तुम अश्लील! बैंगनी तांबे की तलवार गुस्से की आभा दिखा रही थी। तलवार की कराह और तेज हो गई। तुम बुरे नहीं हो, हान सेन ने कहा। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो स्थानीय लोग यूं ही कोई हथियार नहीं उठा सकते। तुम इतनी जल्दी में हो, इसलिए मुझे लगता है कि स्थानीय लोग एक बार में एक ही हथियार उठा सकते हैं। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? बैंगनी तांबे की तलवार रुकी और बोली, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब हान सेन ने उसकी प्रतिक्रिया देखी, तो उसे पता चला कि वह सही था। अगर ऐसा नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम में से किसे पहले बाहर निकाला जाता है। अगर मुझे बाहर निकाला गया, तो मैं वापस आकर तुम्हारी मदद करूंगा। हान सेन जोर से आवाज निकालने के लिए अपने जियान शरीर को हिलाता रहा। मैंने उसे पहले आकर्षित किया। तुम्हें पहले मुझे बाहर निकालने देना चाहिए। बैंगनी तांबे की तलवार ने पूरी कोशिश की। तलवार की चीखें तेज हो गईं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो हम में से किसे ज्यादा पसंद करती है। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती, तो तुम उसे मजबूर नहीं कर सकते, हान सेन ने और जोर दिया।
हान सेन बहुत ताकतवर था। बैंगनी तांबे की तलवार ने छोटी लड़की को पहले ही लुभा लिया था और ऐसा करने में बहुत मेहनत भी लगी थी। फिर भी काली जियान की आवाज बैंगनी तांबे की तलवार को ढकने में कामयाब रही। छोटी बच्ची तेज जियान की आवाज से आकर्षित हुई। वह हान सेन की ओर चलने लगी। बैंगनी तांबे की तलवार गरजकर चिल्लाई, मैं तुमसे लड़ने जा रही हूं। हान सेन के जियान को ढकने के लिए तलवार की कराह फिर से फूट पड़ी। हान सेन भी कमजोर नहीं था। उसने अपनी कराह की आवाज बढ़ा दी। दोनों में झगड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि लड़की चीख पड़ी। उसने अपने कान पकड़ लिए मानो उसे दर्द हो रहा हो। वह मुड़ी और चली गई। नहीं, मत जाओ। हान सेन और बैंगनी तांबे की तलवार एक साथ चिल्लाए, लेकिन लड़की उन्हें सुन नहीं सकी। भाड़ में जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से है, कमीनी। उस छोटी बच्ची को दूर भागते, नजरों से ओझल होते और हथियारों के जंगल की गहराइयों में गुम होते देख बैंगनी तांबे की तलवार के फेफड़े ऐसे फटने लगे जैसे फट जाएंगे। उसने हान सेन को गालियां दी। इसके लिए तुम सिर्फ खुद को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हो, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुम मुझसे न लड़ते तो सब ठीक होता। मैंने उसे यहां खींचने की पूरी कोशिश की। मैं तुम्हें उसे ले जाने क्यों देता? बैंगनी तांबे की तलवार बहुत गुस्से में थी। हम दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, हान सेन ने कहा। इसलिए आप मुझ पर दोष नहीं मढ़ सकते। बस तब तक रुको जब तक मुझे मेरा शरीर वापस नहीं मिल जाता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और पीसकर धूल में मिला दूंगा। बैंगनी तांबे की तलवार को लग रहा था कि गुस्सा करना बेकार है। ऐसा कहने के बाद उसने हान सेन से बात करना बंद कर दिया। ये पता लगाना मुश्किल था कि वह क्या सोच रही थी। लड़की के डरकर भाग जाने के बाद हान सेन ने डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल करके चारों ओर देखा। 10 मील के दायरे में उस छोटी सी स्थानीय लड़की के अलावा कोई और स्थानीय निवासी नहीं था। लड़की बहुत दूर चली गई थी। उसकी नजर एक विशालकाय हेलमेट पर पड़ी जो 9 से 12 फीट ऊंचा और 2 मील दूर था। उस हेलमेट के अंदर कुछ साधारण जीव थे। पानी और फल भी थे। पता नहीं उसे ये कहां से मिले। 10 मील के दायरे में हान सेन को न तो कोई नदी दिखी और न ही कोई पौधा। चारों तरफ सिर्फ हथियार ही हथियार थे। वो छोटी बच्ची कहां से आई? वो यहां कैसे जिंदा रह पाई है? हान सेन ने सोचा। अगले कुछ दिनों तक छोटी बच्ची उस इलाके से दूर रही। जो कुछ हुआ था उससे वो बहुत डरी हुई थी। छोटी बच्ची के अलावा कोई और जीव दिखाई नहीं दिया। इससे बैंगनी तांबे की तलवार बहुत दुखी और क्रोधित हो गई। वह दहाड़ती और गालियां देती रही। अपनी वर्तमान अवस्था से मुक्त होने के बाद वह हान सेन की जिंदा खाल उतार लेगी। उसे तलवारों के पहाड़ पर चढ़ाकर सूली पर चढ़ा देगी। हान सेन ने तलवार को नजरअंदाज कर दिया और देखा कि छोटी लड़की कैसे रहती है। हालांकि वो बच्ची सिर्फ 7-8 साल की थी, फिर भी उसमें बहुत ताकत थी और वह बहुत तेज थी। वो हथियारों के जंगल में विचरण करने वाले एक छोटे तेंदुए की तरह थी। वो रोज हथियारों के जंगल में जाती और दूर तक यात्रा करती। जब भी लौटती, पानी और फल लेकर लौटती। कभी कभी वह टूटे हुए फर्नीचर भी लेकर लौटती। यह अफसोस की बात थी कि हान सेन का डोंगशुआन आभा मंडल हथियारों के जंगल में अवरुद्ध हो गया था। वह अपनी दृष्टि आगे नहीं बढ़ा पा रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चल पा रहा था कि छोटी बच्ची जाते समय कहाँ जाती है। 7-8 दिन बीत जाने के बाद भी हान सेन को कोई और स्थानीय निवासी नहीं दिखा। इसलिए उसने बैंगनी तांबे की तलवार मांगी। बूढ़े तलवार, क्या यहाँ सिर्फ एक ही स्थानीय लड़की है? तुम एक कमीने हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही कमीनों से बना है। बैंगनी तांबे की तलवार ने जोरदार गालियां दी। अगर तुम्हें पसंद न आए तो मुझे बताओ। मुझे तुम्हें ओल्ड स्वॉर्ड कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच में तुम्हें मुझे गाली क्यों देनी है? हान सेन ने एक और उपाधि का इस्तेमाल किया और कहा, लिटिल स्वॉर्ड, क्या इस इलाके में और भी कोई स्थानीय निवासी है? बैंगनी तांबे की तलवार के दांत खुजला रहे थे, पर उसे लग रहा था कि वह जानती है कि गालियां देने से काम नहीं चलेगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। 10 दिन या आधे महीने में भी तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, पर तुम्हें मेरे खिलाफ जाना ही था, है ना? तुम्हें उस बच्ची को डराना ही था। जरूर तुम्हें मरने की इच्छा होगी या कुछ और। तुम मुझ पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, हान सेन ने कहा। यह मेरी गलती नहीं थी। एक स्थानीय व्यक्ति केवल एक ही हथियार उठा सकता है। अगर तुम्हें उस छोटी लड़की ने चुन लिया होता तो मैं बहुत अकेला हो जाता। क्या तुम कुछ दिन और इंतजार नहीं कर सकते? दूसरे स्थानीय लोग भी आएंगे। तुम्हें भी यहां से ले जाया जा सकता है। बैंगनी तांबे की तलवार बोलते हुए पागल सी लग रही थी, लेकिन उसने अभी अभी यह सच स्वीकार किया था कि सिर्फ एक स्थानीय निवासी ही अपने लिए एक हथियार निकाल सकता है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, पर तुम तो आकाश के राजा हो, हान सेन ने कहा। तुम्हें उदार होना चाहिए। जब कोई स्थानीय व्यक्ति आता है
तब तुम उदार क्यों नहीं होते? तुम उन्हें पहले मुझे ले जाने दो। बिल्कुल नहीं, यह नामुमकिन है। अगर बैंगनी तांबे की तलवार थूक सकती तो हान सेन पर थूक देती। छोटी तलवार, इस तरह लड़ते रहना हमारे लिए बुरा है। ऐसी कटु शत्रुता से किसी का भला नहीं होगा। क्यों न हम शर्त लगाएं कि हम में से कौन पहले उठाया जाएगा। हान सेन का दिल धड़क उठा। वो बैंगनी तांबे की तलवार को देखकर मुस्कुराया। अब तुम क्या चाहते हो? बैंगनी तांबे की तलवार को नहीं लगा कि हान सेन ईमानदार होगा। मेरे पास कोई चालाकी नहीं है, हमें बस अंदाजा लगाना है कि अगला आने वाला आदमी मर्द है या औरत। अगर औरत है तो चुप रहना, मैं ही उसे फुसलाऊंगी। अगर मर्द हुआ तो मैं उससे लड़कर उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, तुम उसे फुसला सकती हो। हान सेन की बात पूरी होने से पहले ही बैंगनी तांबे की तलवार ने उसे टोक दिया। औरतों को फुसलाने का काम तुम ही क्यों कर रहे हो, जबकि मर्द मेरे पास है? ये काम नहीं करेगा, हमें अदला बदली करनी होगी। लड़कियां मेरे पास होंगी और लड़के तुम्हारे पास। बैंगनी तांबे की तलवार ने सोचा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं कई दिनों से यहां हूं। उस छोटी बच्ची को मैंने इस इलाके में अकेली देखा है, शायद वही यहां वापस आएगी। हान सेन ने तुरंत शर्तें मान ली। ठीक है, तो फिर यही सौदा है। इस ईमानदार सौदे पर कोई पछतावा नहीं कर सकता। अगर तुम अपना वादा तोड़ोगे तो तुम्हारे बेटे के पास कोई पैसा नहीं रहेगा और तुम्हारी पत्नी तुम्हें हर दिन धोखा देगी। रुको, बैंगनी तांबे की तलवार को यह सही नहीं लगा। उसने सोचा, वो आदमी इतनी जल्दी कैसे मान सकता है? वो यहाँ काफी समय से है, उसने सिर्फ एक छोटी बच्ची को ही देखा है। यहाँ आने की सबसे ज्यादा संभावना उसी बच्ची के होने की है। पहले तो उसने ऐसी ही शर्त लगाई थी, लेकिन अब वो मुझे बच्ची ले जाने के लिए राजी हो गया है। शायद वो कोई ऐसा गड्ढा खोद रहा है जिसमें मैं फंस जाऊंगा। हाँ, इस आदमी में कुछ तो गड़बड़ है। 33 आसमानों में आने वाले जीव कमजोर नहीं हो सकते, वे सभी ताकतवर होते हैं। हो सकता है यह आदमी चीजों को भांपने में बहुत माहिर हो सकता है उसे आभास हो गया हो कि कोई आदमी रास्ते में है और यही वो गड्ढा खोद रहा है। यही उसकी चाल है। जरूर, चीजें वाकई ऐसी ही होनी चाहिए। बैंगनी तांबे की तलवार को लगा कि यह परिकल्पना सही है। क्या क्या तुम्हें इसका पछतावा होगा? हान सेन ने पूछा। लेकिन हमने तो बस एक वादा किया था, जिसे पछतावा होगा वो। रुको, 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 तुम यह फैसला खुद कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। बैंगनी तांबे की तलवार ठंडी हंसी। मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं एक आदमी को चुनूंगी और औरतें तुम्हें मिलेंगी। क्या तुम्हें सच में वो आदमी चाहिए? हान सेन ने पूछा। ये देखकर कि हान सेन इस बार इतना तेज नहीं था, बैंगनी तांबे की तलवार को लगा कि उसका फैसला सही था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, यह सही है, मुझे एक आदमी चाहिए। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि तुम सचमुच एक औरत नहीं चाहते? हान सेन ने पूछा। मैंने कहा था कि मुझे औरत नहीं चाहिए, बैंगनी तांबे की तलवार बोली। औरतें तुम्हारे पास है और मर्द मेरे पास है। तुमने कहा था कि जो भी इस बात पर पछताएगा वो बिना गधे के बेटे को जन्म देगा और उसकी पत्नियां हर रोज हरी टोपियां बांटेंगी। उसने कसम खाई थी और हान सेन को इस सौदे में और कोई बदलाव नहीं करने देगी। ठीक है। हार मानने के बाद हान सेन उदास दिखे। हान सेन की शक्तिहीन आवाज सुनकर बैंगनी तांबे की तलवार घमंड से भर गई और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखा दे सकते हो? तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद बैंगनी तांबे की तलवार ने दूर से एक तलवार की आवाज सुनी। वो बहुत खुश हुई। सचमुच, ये पदचिन्ह उस छोटी बच्ची के तो नहीं है? जल्दी में बैंगनी तांबे की तलवार भांप गई कि कौन आ रहा है। उसकी संवेदन शक्ति हान सेन से कमतर थी, लेकिन फिर भी काफी उल्लेखनीय थी। जब उसने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो बैंगनी तांबे की तलवार इतनी क्रोधित हुई कि लगभग खून उगलने लगी। वो छोटी लड़की नहीं थी जो आई थी, बल्कि एक महिला ही थी। वो छोटी लड़की से बस काफी बड़ी थी। वो एक वयस्क महिला थी। छोटी तलवार, मुझे पहले ले जाने के लिए शुक्रिया। मैं आगे बढ़ूंगा और इसमें देर नहीं करूंगा। हान सेन मुस्कुराया और अपना जियान हिलाया। वो वयस्क महिला को आकर्षित करने के लिए कराहने की आवाजें निकालता रहा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, बैंगनी तांबे की तलवार ने कहा। वो गुस्से से आग बबूला हो गई। अब उसे पता चल गया था कि हान सेन ने उसे पूरी तरह से धोखा दिया है। अगर तुम्हें एक आदमी चुनना था तो तुमने एक आदमी को चुना, हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें एक औरत चुननी थी तो तुम्हें एक औरत चुननी चाहिए थी। मैंने तुम्हें पहले चुनने दिया। अब तुम जो कह रहे हो वो बिल्कुल नाइंसाफी है। उसकी संवेदन शक्ति बैंगनी तांबे की तलवार से कहीं ज्यादा प्रबल थी। उसने उस वयस्क महिला को बहुत पहले देखा था। यही वजह थी कि उसने बैंगनी तांबे की तलवार से शर्त लगाने का फैसला किया।
इस समय हान सेन कुछ भी कबूल नहीं करने वाला था। बैंगनी तांबे की तलवार को एक शब्द भी न बोलते देख हान सेन ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग अपने जियान शरीर को हिलाने और महिला को आकर्षित करने के लिए किया। महिला ने जियान की कराहने की आवाज सुनी और उसकी ओर बढ़ी। जब महिला हान सेन के पास पहुंची तो बैंगनी तांबे की तलवार भी अचानक कराहने लगी। उसने तलवार जैसी कर्कश कराहने जैसी आवाजें निकाली, जिसने महिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हे भगवान! हान सेन गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम अपना वादा भूल गए? क्या तुम्हें अपने बेटे के बिना गांठ के होने का डर नहीं है? क्या तुम हर दिन अपनी पत्नी के लिए हरी टोपी पहनकर खुश रहोगे? बैंगनी तांबे की तलवार को मानो कोई परवाह ही न हो। उसने बस हंसकर कहा, मुझे डर नहीं लग रहा। इसमें इतना डरने वाली क्या बात है? मैं न तो पत्नी चाहता हूं और न ही बेटा। तुम अश्लील हो। हान सेन उदास हो गया, इसलिए उसे कसम खाने पर मजबूर होना पड़ा। मैंने यह आपसे सीखा है, बैंगनी तांबे ने हंसते हुए कहा। जियान और तलवार ने स्त्री को आकर्षित करने के लिए अपने शरीर हिलाए। पिछली बार जो हुआ था, उसके बाद उन्होंने पूरी ताकत नहीं लगाई। हान सेन सोच ही रहा था कि उस औरत को कैसे आकर्षित करे और उसे सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित करे। तभी उसने अचानक बैंगनी तांबे की तलवार को चमकते देखा। वो चमकते सूरज जैसी लग रही थी। रोशनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन उससे एक आभा फैल रही थी और एक अतिरिक्त दृश्य आकर्षण जुड़ गया था। आंखों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। ये किसी देव तलवार की तरह थी जो अपने नए स्वामी को बुला रही हो। इसने महिला की आंखों को आकर्षित किया। अंततः महिला गहरी जिज्ञासा के साथ बैंगनी तांबे की तलवार के पास चली गई। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वो कुछ रोशनी फैलाना चाहता था और चाहता था कि औरत का आकर्षण उसकी ओर हो। दुर्भाग्य से जियान का काला काला शरीर कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसकी जीनों कलाएं वहां थी और उनका उपयोग किया जा सकता था, फिर भी वह एक पत्थर में धंसा हुआ था। इसके अलावा वो सैनिक शस्त्र आकाश के नियमों से बंधा हुआ था। उसे बाहर निकाले जाने से पहले जीनो कला शक्तियों का उपयोग जियान पर नहीं किया जा सकता था। और वो औरत बार बार बैंगनी रंग की तांबे की तलवार को देख रही थी। उसे उसकी तरफ देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर वो चमकने भी लगती तो भी कोई फायदा नहीं होता। अजीब है, बैंगनी तांबे की तलवार ने ऐसा कैसे किया? उसकी तलवार का शरीर कैसे रोशनी छोड़ सकता है? हान सेन उस औरत को बैंगनी तांबे की तलवार की ओर भटकते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे या क्या करे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? तुम तो बहुत कमजोर हो। बैंगनी तांबे की तलवार ऐसी लग रही थी मानो उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो। उसने हान सेन को घमंड से देखा। हान सेन का दिल धड़क उठा। वो जानता था कि वो चमक नहीं सकता, लेकिन उसने फैंग येन और फैंग फीफी के साथ समय बिताया था। नतीजतन उसे संगीत के बारे में कुछ कुछ पता था। हान सेन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने जियान का कंपन बढ़ा दिया। इस बार कंपन ने एक धड़कन बना दी। उसने ऊंची नीची लंबी छोटी जियान कराहें निकाली। बैंगनी तांबे की तलवार से मोहित हुई महिला उस ध्वनि को पहचानने लगी जो एक लय के साथ चल रही थी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, वो उलझन में लग रही थी। वो उस लय का स्रोत ढूंढना चाहती थी। उसने हान सेन के काले जियान को देखा और हैरान हो गई। वो अभी बैंगनी तांबे की तलवार की ओर बढ़ रही थी, लेकिन अब रुक गई थी। उसने हान सेन और बैंगनी तांबे की तलवार को ऐसे देखा जैसे वो दोनों में से किसी एक को चुन नहीं पा रही हो। क्या तुम्हें सचमुच मुझसे लड़ना होगा? बैंगनी तांबे की तलवार बहुत क्रोधित थी। तुम ही हो जिसने नियमों का पालन नहीं किया। वह औरत मेरी होनी चाहिए थी। हान सेन पीछे हटने और कमजोरी दिखाने वाला नहीं था। जियान और तलवार दोनों वहां थे। एक संगीत बजा रहा था और दूसरा रोशनी से जगमगा रहा था। महिला चाहे किसी को भी देखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोनों ही देखने में खास थे। महिला झिझक में डूबी हुई थी। उसने हान सेन और बैंगनी तांबे की तलवार को देखा। वह तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सी तलवार ले। वे दोनों करतब दिखा रहे थे। जैसे ही वे उस स्त्री को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, जंगल से कुछ दहाड़ने जैसी आवाजें सुनाई दी। उस आवाज से स्त्री का चेहरा बदल गया। हान सेन और बैंगनी तांबे की तलवार भी ये देखकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसी समय उन्होंने अपनी इंद्रियां उस जगह पर गड़ा दी और एक बड़े जानवर की उपस्थिति देखी जो कृपान दांतेदार बाघ जैसा था। वो उस छोटी बच्ची का पीछा कर रहा था जिसे उन्होंने पहले देखा था। लड़की की गति उस बड़े जानवर से कम जरूर थी, लेकिन वह होशियार थी। भागते हुए वह जंगल में टेढ़ी मेढ़ी चाल से आगे बढ़ रही थी। इससे कृपान दांतेदार बाघ को उसे पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह उसे पकड़ लेगा, लेकिन वह हमेशा चूक जाता था।
ये बताना आसान था कि छोटी लड़की हान सेन और अन्य लोगों की ओर दौड़ रही थी। हान सेन ने गौर से देखा। उसे समझ आ गया कि लड़की क्या करने की योजना बना रही थी। वो तेज और होशियार थी, लेकिन वो बड़े जानवर से बचकर भाग नहीं सकती थी। उसका मानना था कि 80% से 90% संभावना थी कि वो बड़े जानवर से लड़ने के लिए 2 हथियारों में से एक निकालने के लिए वहां दौड़ रही थी। अभी लड़ते रहना न तो तुम्हारे और न ही मेरे लिए अच्छा है। इससे हमारी जान जा सकती है। यहाँ 2 स्थानीय लोग हैं। मैं तुम्हें पहले ले जाने दूंगा। बैंगनी तांबे की तलवार की चमक और कराह अचानक बंद हो गई। औरत ने जानवर की दहाड़ सुनी। वो खतरे से जल्दी निपटना चाहती थी। उसने एक हथियार निकाला। इस समय बैंगनी तांबे की तलवार की चमक और कराह बंद हो गई थी। वो एक साधारण निर्जीव वस्तु की तरह था। औरत ने हान सेन की ओर देखा। हान सेन सोच रहा था। जब बैंगनी तांबे की तलवार की आवाज आई तो उसने जियान की आवाज भी बंद कर दी। वो बैंगनी तांबे की तलवार से ज्यादा सामान्य लग रहा था। अब वो जले हुए आग के तख्त जैसा लग रहा था। हान सेन जानता था कि बैंगनी तांबे की तलवार अच्छी नहीं है। उसने अचानक हार मान ली और उस औरत को जमीन से बाहर निकालने दिया। उसने ऐसा मुख्यतः उस छोटी बच्ची और उस भयंकर जानवर की वजह से किया। इसका क्या मतलब है? बैंगनी तांबे की तलवार ने गुस्से से पूछा। अगर मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दूं, तो तुम मुझसे चोरी करोगे। अगर मैं तुम्हें इसे लेने दूं, तो तुम इसे नहीं चाहते। क्या तुम ये सब सिर्फ मुझसे चिढ़ने के लिए कर रहे हो? औरत ने देखा कि काली जियान सामान्य व्यवहार कर रही है और उसका चेहरा बदल गया है। उसने चारों ओर देखा। उसने दहाड़ने की आवाज पास आती सुनी। उसने दांत पीसते हुए बैंगनी तांबे की तलवार की ओर रुख किया। हालांकि अभी न तो जियान और न ही तलवार अच्छी लग रही थी, फिर भी बैंगनी तांबे की तलवार का स्टाइल हान सेन से बेहतर लग रहा था, जो जली हुई छड़ी जैसा लग रहा था। औरतें अक्सर सुंदर चीजें पसंद करती हैं, इसलिए उस औरत ने बैंगनी तांबे की तलवार चुनी। औरत चट्टान पर कूद पड़ी और हैंडल पकड़ लिया। वह बैंगनी तांबे की तलवार निकालने ही वाली थी। बैंगनी तांबे की तलवार उदास और गुस्से में थी। वह चिल्लाए, दफा हो जाओ, मुझे मत खींचो। उसने सोचा कि छोटी बच्ची डर गई है और वापस नहीं आएगी, इसीलिए वो उस औरत के लिए हान सेन से लड़ने को तैयार था। अब जाहिर है छोटी बच्ची हथियार चुनने आ रही थी। वो छोटी बच्ची को चुनना चाहता था, लेकिन औरत उसे तलवार खींच रही थी। तलवार पत्थर से इंच इंच करके बाहर आ रही थी। औरत ने बैंगनी तांबे की तलवार निकाली, जो बैंगनी और लाल लौ से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनंत शक्ति तलवार के साथ निकलकर औरत के शरीर में प्रवेश कर रही हो। हान सेन ये देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि स्थानीय निवासी उसे जमीन से खींच रहा था। हालांकि वह पूरी तरह से आजाद नहीं थी। बैंगनी तांबे की तलवार और औरत के बीच एक खास रिश्ता बन रहा था। छोटी बच्ची का पीछा अब भी बड़ा जानवर कर रहा था। वह जल्द ही उनके पास पहुंच गई। बड़े जानवर को कुछ आभास हुआ। उसने बैंगनी और लाल लौ से जलती हुई बैंगनी तांबे की तलवार वाली औरत को देखा। उसने छोटी बच्ची को अकेला छोड़ने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। छोटी बच्ची ये देखकर चौंक गई। तभी उसने बैंगनी रंग की तांबे की तलवार पकड़े हुए एक औरत को देखा। ये देखकर वह सोचने लगी। अचानक उसकी नजर बदल गई। वह झाड़ी के आसपास ढूंढने लगी। छोटी लड़की ने तुरंत हान सेन के काले धातु के जियान को देखा। उसे अच्छी तरह याद था जब काले जियान और बैंगनी तांबे की तलवार ने एक प्रतियोगिता में मिलकर कुछ अजीब सी आवाजें निकाली थीं। उसने बैंगनी तांबे की तलवार पकड़े हुए महिला की ओर देखा। ये देखकर छोटी लड़की दांत पीसने लगी। वो जल्दी से हान सेन के पास गई। उसके दोनों छोटे हाथों ने झट से जियान को पकड़ लिया। हान सेन अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची द्वारा पत्थर से बाहर निकाला जाना अच्छी बात है या नहीं। छोटी लड़की ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हान सेन के काले धातु के टुकड़े को जमीन से धीरे धीरे बाहर निकाला। छोटी बच्ची की ऊंचाई धातु के जियान जितनी ही थी। उसके हाथ जियान के हैंडल को पकड़े हुए थे, लेकिन वो उसे पत्थर से बाहर नहीं खींच पा रही थी। उसने जियान का हैंडल छोड़ दिया। उसने जियान के शरीर को पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया। उसने हान सेन को भी ऊपर खींच लिया। जब हान सेन को छोटी लड़की बाहर खींच रही थी, तो उसने महसूस किया कि एक डरावनी शासन शक्ति उसके और छोटी लड़की के अंदर प्रवेश कर गई है। इससे उसकी आत्मिक शक्ति छोटी लड़की में प्रवेश कर गई। उल्टे लड़की की अपनी आत्मा शक्ति हान सेन में चली गई। ये दोनों के बीच एक निष्पक्ष लेन देन जैसा था। हान सेन को छोटी लड़की की आत्मा का चिन्ह दिया गया, जबकि छोटी लड़की को उसकी आत्मा का चिन्ह दिया गया। हे भगवान, 33 आसमान राज करता है। हान सेन ने अपनी सुपर गॉड स्पिरिट मोड शक्ति का उपयोग किया।
लेकिन यह व्यापार को रद्द करने में असमर्थ था। छोटी बच्ची की आत्मा बहुत कमजोर थी। हालांकि उसे हान सेन का आत्मा चिन्ह मिला था, फिर भी वह उसे परिष्कृत नहीं कर पा रही थी। वह आत्मा चिन्ह उसकी आत्मा के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता था। वो चावल की बोरी में लोहे जैसा था। हान सेन ने उस छोटी बच्ची के आत्मा चिन्ह को जल्दी से परिष्कृत और आत्मसात कर लिया। वो उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया। इससे एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। हालांकि छोटी लड़की हान सेन को बाहर निकालने में कामयाब रही थी, लेकिन वो उस औरत और बैंगनी तांबे की तलवार जैसी नहीं हो सकी। उनकी शक्तियां एक दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। छोटी बच्ची ने काले धातु का जियान पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जली हुई लकड़ी पकड़ रखी हो। कुछ भी अजीब नहीं हुआ और न ही कोई अजीब शक्ति हिल रही थी। दूसरी ओर वो स्त्री और बैंगनी तांबे की तलवार मूलतः एक हो गए थे। स्त्री के शरीर पर बैंगनी लाल कवच था। उसने उसके दुबले पतले शरीर को ढंक रखा था, जबकि उसके हाथ में पकड़ी बैंगनी तांबे की तलवार को एक डरावनी आग दी गई थी। उसे दूर से देखने पर कोई भी उसे वाल्किरी जैसा ही समझ सकता था। औरत ने हान सेन को पकड़े हुए छोटी बच्ची की तरफ देखा। उसे ठंड लग रही थी। उसने अपनी तलवार निकाली और बच्ची की तरफ तान दी। तलवार की रोशनी बिजली की तेज कौंध जैसी थी। वो बच्ची के सामने से कट गई। छोटी बच्ची ने अनजाने में धातु का जियान उठाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन एक डोंग जैसी आवाज आई। छोटी बच्ची और जियान दोनों उड़ गए। उसी समय हवा में ढेर सारा खून छिड़का। वो सारा खून छोटी बच्ची से बाहर आ गया। वेदना। छोटी बच्ची का शरीर और हान सेन का धातु का शरीर हथियारों के जंगल में गिर पड़े। उतरते हुए उन्होंने कई लंबे भालों को तोड़ दिया। धूल का एक भयानक गुबार उड़ रहा था। ये बहुत कमजोर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी कमजोर हो, फिर भी तुम सैनिकों में से एक हो। औरत बैंगनी तांबे की तलवार पकड़े हुए छोटी बच्ची को पकड़ रही थी। हालांकि छोटी बच्ची कमजोर थी, फिर भी महिला उसे जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि वह उसके लिए कोई बड़ा खतरा थी। उसे खतरा उस छोटी काली जियान से था जो बच्ची पकड़े हुए थी। जियान देखने में बिल्कुल साधारण लग रहा था और उसमें कोई शक्ति नहीं थी। औरत अब भी जानती थी कि जियान एक ऐसी अकल्पनीय ध्वनि निकाल सकता है, मानो बैंगनी तांबे की तलवार उसे बुला रही हो। बैंगनी तांबे की तलवार की ताकत बहुत जबरदस्त थी। वह जानती थी कि काली धातु की जियान भी कोई साधारण चीज नहीं है। वो उस छोटी लड़की को धातु की जियान पकड़ने से पहले ही मार डालना चाहती थी। वो उसे एक और मौका नहीं देने वाली थी। मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो। इस क्रूर दुनिया को दोष दो। सोल्जर वेपन स्काई में सिर्फ एक ही पवित्र सैनिक है। हम में से किसी एक को तो मरना ही है। औरत ने बैंगनी तांबे की तलवार उठाई। वो उस छोटी बच्ची पर वार करने वाली थी, जो उठने के लिए संघर्ष कर रही थी। तलवार की डरावनी रोशनी सब कुछ तोड़ती हुई सी लग रही थी। उसकी रोशनी कभी रुक नहीं सकती थी। छोटी बच्ची की आंखें मानो चमक रही थी। उसे पता था कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, फिर भी उसने अपनी धातु की जियान को थामे रखा। पहले ही वार में उसकी एक बांह टूट चुकी थी। वो लाचार होकर उसे लटकाए हुए थी। जंगल में गिरते हुए उसके पूरे शरीर पर गहरी खरोंचें आ गई थी। खून अभी भी बह रहा था। छोटी बच्ची जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके एक हाथ में जली हुई लकड़ी जैसा दिखने वाला धातु का जियान था। वो बैंगनी और लाल रोशनी पर हमला कर रही थी। डोंग। बैंगनी तांबे की तलवार की रोशनी धातु के जियान पर पड़ी। बिना सोचे समझे छोटी लड़की ने अपना शरीर सिकोड़ लिया। उसे लगा कि कोई डरावनी शक्ति उस पर हमला करने वाली है। वो ये जानकर आश्चर्यचकित रह गई कि धातु के जियान के वजन के अलावा उसे कोई शक्ति हमला महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय बैंगनी लाल तलवार की रोशनी धातु के जियान पर कांच की तरह पड़ी। वो टूटकर फीकी पड़ गई। हालांकि काला धातु का जियान बिल्कुल ठीक था। काले जियान का शरीर बर्फीले जैड में बदल रहा था, जो क्रिस्टल जैसा लग रहा था। जब बैंगनी तांबे की तलवार का शरीर धातु के जियान से टकराया, तो धातु का जियान अर्धपारदर्शी बर्फ जैड जियान में बदल गया। दोनों ब्लेड आपस में टकराए। कराहने की आवाजें गूंज उठी। वे इतनी तेज थी कि आसमान दहल गया। बैंगनी तांबे की तलवार में चावल के दाने के आकार की एक दरार थी, लेकिन बर्फ जैड जियान पूरी तरह से ठीक था। छोटी लड़की बहुत खुश थी। उसने बर्फ जड़ का जियान थाम लिया और उस औरत पर वार करती रही। औरत ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाए। कुछ ब्लेड टकराए। हर बार जब बैंगनी तांबे की तलवार पर वार होता, तो धातु पर चावल के दाने के बराबर एक दरार पड़ जाती। बेवकूफ, नासमझ कुतिया, क्या तू सिर्फ काटने के लिए ही ताकत का इस्तेमाल करता है? बैंगनी तांबे की तलवार डरी हुई और गुस्से में थी। बैंगनी तांबे की तलवार उस आदमी का शरीर थी। अगर तलवार क्षतिग्रस्त थी,
तो इसका मतलब था कि उसके असली शरीर को चोट पहुंच रही थी। वो औरत उसकी जान से खेल रही थी। उसके विचार उस औरत को सुनाई नहीं दे रहे थे। अचानक बैंगनी तांबे की तलवार चमकने लगी, लेकिन वह हान सेन और उस छोटी बच्ची की तरफ नहीं जा रही थी। वो औरत के शरीर को खींचकर कहीं दूर ले जा रही थी। ये देखकर औरत को झटका लगा, लेकिन वो जल्द ही जंगल की गहराई में कहीं गायब हो गई। औरत को भागते देख छोटी बच्ची ने खुशी से अपनी बर्फीली जैड जियान को पकड़ लिया। फिर बर्फीली जैड जियान का बर्फीला रंग फीका पड़ने लगा। वो अपने मूल काले रंग में लौट आई। वो फिर से जली हुई लकड़ी जैसी लग रही थी। हान सेन शक्ति से भर गया क्योंकि वो छोटी बच्ची को मरते नहीं देखना चाहता था। मुख्य कारण ये था कि जैसे जैसे बच्ची को चोट पहुंचती, छोटी बच्ची की आत्मा हान सेन की आत्मा में कांपती। उसे शक था कि अगर छोटी बच्ची मर गई तो उसकी आत्मा टूट जाएगी और उसकी आत्मा का एक हिस्सा भी टूट जाएगा। अब तक हान सेन को अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। हालांकि यह संभव था कि अगर छोटी बच्ची मर जाए तो हान सेन का आत्मा चिन्ह उसके पास वापस आ जाए, लेकिन यह सिर्फ एक संभावना थी, कोई गारंटी नहीं। हान सेन फिलहाल कोई अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हान सेन ने सोचा, मैंने उस औरत को ये कहते सुना कि वो छोटी बच्ची किसी तरह की सिपाही है। वे पवित्र सैनिकों में एक पद के लिए लड़ रहे थे। क्या पवित्र सैनिक सोल्जर वेपन स्काई के नेता है? अगर ऐसा है तो वो छोटी बच्ची और वह औरत सोल्जर वेपन स्काई की पवित्र आत्माएं हैं। उनकी लड़ाई सोल्जर वेपन स्काई के अगले नेता का मार्गदर्शन और निर्धारण करने के लिए थी। हालांकि हान सेन उड़ सकता था, लेकिन उसने छोटी लड़की को छोड़ना नहीं चुना क्योंकि उस पर आत्मा का निशान था। छोटी लड़की ने हान सेन को गोद में लिया और खुशी से बोली, अब से तुम मेरे पवित्र सिपाही हो। तुम्हारा नाम होगा लिटिल ब्लैक। हान सेन को लगभग खून की खांसी आ गई। आखिरकार उसे वो एहसास हुआ जो दूसरे लोग चीजों को नाम देते वक्त महसूस करते हैं। लिटिल सिल्वर और बाकी लोग हमेशा उदास हो जाते थे जब वो चीजों को नाम देता था। हान सेन ने अपने दिमाग से लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे और लड़की को बात करने से रोक रही है। लड़की वो महसूस नहीं कर पा रही थी जो वह महसूस कर रहा था। हान सेन ने सोचा, धिक्कार है सोल्जर वेपन स्काई के नियमों पर। ये मुझसे क्या चाहते हैं? अगर छोटी लड़की ने मुझे चुना है तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? कुछ और सोचने के बाद उसे समझ आने लगा कि ऐसा क्यों था। अपने पवित्र सैनिक को चुनने के बाद तथाकथित सैनिक सदस्य लड़ते और सीखते रहेंगे। जल्द ही उन्हें पवित्र सैनिक की शक्ति का ज्ञान हो जाएगा। यह ऐसा काम था जो उन्हें स्वयं ही पूरा करना था। वे दूसरों की इच्छाओं से प्रभावित नहीं हो सकते थे। उन्हें इसे अपनाना होगा। ये सैनिक शस्त्र आकाश नियम था। इसने पवित्र सैनिकों को अपने सदस्यों से बात करने से रोक दिया। अगर मैं इंसान नहीं बन सकता या अपना आत्मचिन्ह वापस नहीं पा सकता तो मुझे इस छोटी बच्ची के साथ सफर पर जाना ही होगा, हान सेन ने सोचा। उसने अपनी डोंगशुआन सूत्र शक्ति का प्रयोग किया। उसने बच्ची को ढंक लिया और उसे अपने साथ उड़ान में ले गया। दोनों आकाश में उड़ गए। धातु के जियान को देखते ही छोटी लड़की की आंखें चौड़ी हो गईं। वो चिल्लाए, लिटिल ब्लैक, तुम क्या कर रहे हो? तुम छोटी काली हो, तुम्हारा पूरा परिवार काला है। हान सेन उदास हो गया। वो छोटी बच्ची को ये बात समझा नहीं सका, इसलिए उसने उसकी बात अनसुनी कर दी और आकाश में अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। उसे नहीं पता था कि बाओ एर कहाँ है। उसे ये भी नहीं पता था कि बाओ एर का भी वही हश्र हुआ है और वो सोल्जर वेपन स्काई के अंदर एक हथियार बन गई है। शायद वो सोल्जर वेपन स्काई से पहले ही निकल चुकी थी। इसलिए हान सेन इधर उधर उड़ता रहा और किसी भी दिलचस्प चीज के लिए अपनी आंखें खुली रखता रहा। जब वो उड़ रहा था, हान सेन ने लड़की को ठीक करने के लिए अपनी रक्तपल सूत्र शक्ति को उसमें प्रवाहित कर दिया। सैनिक शस्त्र आकाश के दूसरी ओर उस महिला को अभी भी बैंगनी तांबे की तलवार से घसीटा जा रहा था। उसे एक पल भी आराम किए बिना हजारों मील घसीटा गया था। वो महिला बहुत गुस्से में थी और बैंगनी तांबे की तलवार पकड़े हुए चिल्ला रही थी, मैं एक सैनिक सदस्य हूँ। मैं पवित्र सैनिकों का भविष्य हूँ। अगर तुम मेरे ईश्वरीय हथियार बनोगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। बस झट, बैंगनी तांबे की तलवार औरत से दूर उड़ गई। वो हवा में तैरती हुई एक खूबसूरत बैंगनी और लाल लौ के साथ धधक रही थी। अगर तुम मेरा ईश्वरीय हथियार बन जाओ तो मेरी आज्ञा मानना तुम्हारा भाग्य है। महिला ने बैंगनी तांबे की तलवार को गर्व से देखा। वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह आकाश और धरती की मुख्य पात्र की तरह थी। उसे दृढ़ विश्वास था कि बैंगनी तांबे की तलवार को उसकी आज्ञा माननी ही होगी। पटोंग, बैंगनी तांबे की तलवार हिली। तलवार महिला की छाती में घुस गई। उसका खून बहने लगा। बैंगनी तांबे की तलवार को देखते ही महिला की आंखें चौड़ी हो गईं।
उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बैंगनी तांबे की तलवार उसकी छाती में है। बिल्कुल नहीं, तुम मेरे पवित्र सैनिक हो, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मर गया तो तुम भी मरो। औरत की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बैंगनी तांबे की तलवार उसके दिल में घुस गई। तलवार उसकी पीठ के आर पार हो गई और बाहर आ गई। औरत की सांस फूल गई, वो जमीन पर गिर पड़ी। बैंगनी तांबे की तलवार हवा में तैर रही थी। उस स्त्री के शरीर पर बैंगनी तांबे का कवच था। वो बैंगनी तांबे की तलवार में वापस जा रहा था, यहां तक कि उसकी प्राण आत्मा भी मारी गई थी और एक आत्मिक प्रकाश बन गई थी जो बैंगनी तांबे की तलवार में प्रवेश कर गई थी। बैंगनी तांबे की तलवार ने प्रकाश और आत्मा का प्रकाश ग्रहण कर लिया। तलवार के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव आए और वह बैंगनी और लंबे बालों वाली एक रहस्यमयी महिला बन गई। अगर हान सेन वहां होता तो चीख पड़ता। ऐसा इसलिए था क्योंकि बैंगनी महिला बिल्कुल जीरो जैसी दिखती थी। वो बस ज्यादा परिपक्व थी। जीरो जवान लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से दानव अल्फा असुर था। अगर हान सेन वहां होता तो वह यह नहीं मानता कि वह बैंगनी तांबे की तलवार, जिसका मुंह खराब था, दानव अल्फा थी। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे धमकी दी, असुर। ये तो मानो मौत की इच्छा थी। असुर ने उस औरत के शरीर की तरफ देखा तक नहीं, उसने उसे कूड़ा समझ लिया। असुर ने उस ओर देखा जहां वो उड़ रही थी। वो अजीब लग रही थी और खुद से पूछ रही थी, वो धातु का जियान क्या था? मेरा शरीर ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन मेरी तलवार उस धातु के जियान को रोक नहीं पाई। वो धातु का जियान बहुत शक्तिशाली होगा, तो वो कौन था? कितनी अफसोस की बात है कि यह कुतिया इतनी बेवकूफ निकली कि उसे मेरी शक्ति का इस्तेमाल करना भी नहीं आता। वो चीजों पर प्रहार करने के लिए सिर्फ बल का इस्तेमाल करती थी। अगर वो ऐसा न करती तो उस छोटी बच्ची को मारना मुश्किल नहीं होता। 33 आसमान अभी अभी ठीक हुए हैं। हर आसमान आत्माओं का निर्माण कर रहा है। उस छोटी बच्ची की आत्मा काफी प्रभावशाली है, इसलिए शायद वह मेरे सभी विरोधियों को मारने और सोल्जर वेपन स्काई में पवित्र सैनिक नेता बनने के लिए जरूरी होगी। अगर उसने मेरी शक्ति से मुझे पत्थर से बाहर निकाला होता तो वह निश्चित रूप से सिंहासन पर आसीन होती। उस कमीनी को बस चीजें बर्बाद करनी थी। असुर उदास लग रहा था। उसने हान सेन की धातु की छवि के बारे में सोचा। असुर बहुत गुस्से में दिखने लगा। अगर हान सेन का व्यवहार ऐसा न होता तो शायद वो छोटी लड़की उसे उठा लेती, लेकिन उसे उस बेवकूफ औरत ने बाहर खींच लिया। मुझे तुम्हें ढूंढने मत देना, वरना तुम बहुत डर जाओगी। अगर उसका सामना फिर कभी हान सेन से हुआ तो असुर ने एक घिनौना विचार सोचा था जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि उसे ही बहुत दुख सहना पड़ेगा। असुर को नहीं लगता था कि वह धातु जियान से कमजोर है। उसका शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसके कमजोर होने से कुछ साबित नहीं होता था। हान सेन के मन में ज्यादा विचार नहीं थे। वह अचानक बैंगनी तांबे की तलवार से जुड़ी बातें भूल गया। वो वहां बाओ एर को ढूंढने गया था। उसे दूसरे लोगों और उनसे जुड़ी चीजों की कोई परवाह नहीं थी। इसके अलावा उसे बैंगनी तांबे की तलवार की असली पहचान का भी अंदाजा नहीं था। हान सेन के अंदाजे से बैंगनी तांबे की तलवार कोई खुरदुरा आदमी रहा होगा जो देखने में बिल्कुल भयानक लग रहा था। या तो वह वही था या फिर कोई बदसूरत गाय के सिर वाला राक्षस। उसने सोचा भी नहीं था कि वह कोई सुंदर औरत या ऐसा ही कोई और हो सकता है। हान सेन को कभी भी उन चीजों में ज्यादा रुचि नहीं थी जो सुंदर नहीं थी, लेकिन उसने कभी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि बैंगनी तांबे की तलवार वास्तव में असुर थी जो दानव जाति का अल्फा था। उड़ान के दौरान उसने छोटी बच्ची को सोल्जर वेपन स्काई में घुमाया। उसे उम्मीद थी कि बाव एयर का एक दो निशान मिल जाएगा। अब सोल्जर वेपन स्काई पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। हान सेन आधे दिन तक हवा में उड़ता रहा और उसे अभी तक बाव एयर के शरीर का एक भी निशान नहीं मिला था। इससे उसे बहुत बुरा लगा। अगर बावर एक हथियार बन गई तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे ढूंढ पाऊंगा, हान सेन ने सोचा। वो सोच ही रहा था कि अचानक उसे हथियार के जंगल से किसी हथियार के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने उस जगह को ढकने के लिए डोंगशुआन आभा का इस्तेमाल किया। यह एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो कराह रही थी। हान सेन उस छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर बड़ी कुल्हाड़ी के पास उतरा। बड़ी कुल्हाड़ी 90 फुट ऊंची थी, यहां तक कि उसका ब्लेड भी 2 मंजिल ऊंचा था। ये पता नहीं था कि ऐसा कौन सा प्राणी होगा जो इतना बड़ा हथियार चला सकता था। बड़ी कुल्हाड़ी की कराह से लगता था कि यह हान सेन जैसा ही था। किसी जमाने में ये भी एक प्राणी हुआ करता था। हान सेन रुक गया। छोटी बच्ची के हाथ अभी भी धातु के जियान हान सेन को पकड़े हुए थे। वह झाड़ू पर सवार एक छोटी चुड़ैल जैसी लग रही थी। वह उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। हान सेन को सिरदर्द होने लगा। वो कोई बेरहम आदमी नहीं था। वो छोटी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन बच्ची उसका पीछा करती रही।
यह उसके लिए अच्छा नहीं था। ज्यादा दूर से एक आवाज आई, हमें एक और सिपाही मिल गया, पर लगता है तुमने कोई बेकार हथियार उठा लिया है। एक युवक आया था, वो कवच पहने हुए था और उसके हाथ में एक चाकू था। उसकी उपस्थिति बहुत अजीब थी, लेकिन वो उस छोटी लड़की से काफी मिलता जुलता था। बैंगनी तांबे की तलवार लेने वाली महिला की तरह वो भी संभवतः सैनिकों में से एक था। अगले ही पल युवक ने छोटी बच्ची पर वार कर दिया। बच्ची धातु के जियान से नीचे कूद पड़ी। उसने धातु का जियान पकड़ लिया और युवक के चाकू से भिड़ गई। हान सेन ने जेड स्किन का इस्तेमाल करके जियान को बर्फ के जैड शरीर में बदल दिया। उसने आने वाले चाकू पर वार किया। वार के बाद युवक का चाकू दो टुकड़ों में टूट गया। बर्फ जैड जियान का रौब भी कम नहीं हुआ। वो युवक का सिर धड़ से अलग करने के लिए आगे बढ़ा। जब युवक का सिर बर्फ जैड जियान से कुचला गया तो एक पीड़ा हुई। अचानक कुछ अविश्वसनीय हुआ। जिस युवक का सिर फोड़ दिया गया था, उसका शरीर एक आत्मा प्रकाश में बदल गया। वो उस छोटी बच्ची में समा गया। बच्ची ऐसी लग रही थी मानो उसे अभी अभी एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया गया हो। वो बहुत जल्दी बड़ी हो गई। अब वो लगभग 10 साल की लग रही थी। जब वो छोटी बच्ची बड़ी हुई तो उसमें से एक अजीब सी शक्ति निकली। वो हान सेन के जियान में समा गई, जिससे उसमें कुछ बदलाव आए। हान सेन हैरान रह गया। उसने पाया कि उसके शरीर की ताकत अभी अभी बढ़ी है। भले ही उसकी दुनिया तोड़ने की गति में कोई बदलाव न आया हो, फिर भी उसके शरीर की ताकत में ये बढ़ोतरी उसके लिए एक बड़ा वरदान थी। क्या इतना अच्छा कुछ सच में हो सकता है? अपने शरीर को मजबूत करने की बजाय मैं तो शरीर का होना ज्यादा पसंद करूंगा। हान सेन थोड़ा उदास हो गया। मैं सोच ही रहा था कि एक डरावनी तलवार की रोशनी उठी। तलवार की रोशनी मानो किसी तूफान जैसी थी जिसने हथियारों के जंगल को तहस नहस कर दिया हो। हान सेन के डोमशुआन आभा ने उस जगह को ढक लिया। इससे उसे एक पुरुष और एक महिला, दो पवित्र सैनिक, युद्ध में लगे हुए दिखाई दिए। महिला के हाथ में जो हथियार था वो एक अजीब तरह की तलवार थी। दूसरा सैनिक जो भाला चला रहा था, उसका हथियार उस स्त्री की तलवार से टूट गया। वो पुरुष एक आत्मिक ज्योति बन गया जिसने स्त्री के शरीर में प्रवेश किया। इससे उसकी तलवार और भी मजबूत हो गई। तलवार और भी ज्यादा चमक उठी। तलवार देखते ही हान सेन का दिल तेजी से धड़क उठा। तलवार की मौजूदगी से वह परिचित तो था, लेकिन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। क्या किन शियू भी एक हथियार बन गया? हान सेन ने तलवार को देखा। तलवार सीधी थी, लेकिन धार के दोनों ओर दांतेदार धारें थीं। यह वाकई एक डरावना हथियार लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई जरा भी इसके पास जाए तो चोट लग जाएगी। उस तलवार की उपस्थिति किन शियू से भिन्न नहीं थी। किन शियू और गॉड कैओस पार्टी के लोग हमेशा 33 आसमानों में रहते थे, लेकिन उन्हें यहाँ सोल्जर वेपन स्काई में नहीं होना चाहिए था। किन शियू यहाँ तलवार की तरह कैसे हो गई? हान सेन जब इस बारे में सोच रहा था, तभी तलवार पकड़े हुए महिला को वो छोटी बच्ची दिखाई दी। वो बच्ची ठंडी लग रही थी जब उसने उसे काटने के लिए तलवार लहराई। औरत ने अपनी तलवार इतनी तेजी से घुमाई कि छोटी बच्ची समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। इसलिए हान सेन उसके आगे कूद पड़ा और दुश्मन की तलवार से भिड़ गया। डोंग! तलवार और जियान आपस में टकरा गए। तलवार जियान की ओर जाती हुई आरी की तरह थी। उसने बर्फ जैद जियान पर निशान छोड़ दिया, जबकि दूसरी तलवार ठीक थी। क्या ये सच में किन कसियू है? हान सेन का दिल धड़क उठा। उसने उस औरत को अपनी तलवार लहराते देखा। इस बार हान सेन ने दुश्मन के ब्लेड पर वार करने के लिए सुपर स्पैन की शक्ति का इस्तेमाल किया। तभी एक और सुनहरी जैड की कराहने की आवाज आई। बर्फ जैड जियान को गहरा घाव लगा। हान सेन ने देखा कि तलवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तलवार पकड़े हुए औरत ने हमला नहीं किया। उसने हान सेन को अजीब नजरों से देखा और कहा, तुमने मेरी तलवार के 2 वार रोक दिए हैं, फिर भी तुम मरे नहीं हो। तुममें काफी सुधार हुआ है। किन शियू! हान सेन चौंक गया। उस औरत की आवाज औरत जैसी लग रही थी, लेकिन उसका लहजा और हाव भाव मर्दों जैसे थे। स्पष्टतः उस सैनिक सदस्य को किन शियू नियंत्रित कर रही थी। वो आरी तलवार को नियंत्रित करने वाली नहीं थी। औरत बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगी, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी तो वान एयर तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देगा। उसने अपनी तलवार उठाई और हान सेन पर हमला करने की कोशिश की। हान सेन उड़ने लगा। जियान ने छोटी बच्ची के कब्डों में छेद करके उसके शरीर को हुक से बांध दिया ताकि वो उसके साथ उड़ सके। उसने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। जब हान सेन ने गैलेक्सी टेलीपोर्टेशन का उपयोग समाप्त किया तो महिला उसके सामने थी और उसकी ओर तलवार वार कर रही थी। तुम बच नहीं सकते, किन शियू ने ठंडे स्वर में कहा। अगर मैं भाग नहीं सकता
तो मुझे लड़ना ही होगा। हान सेन ने छोटी बच्ची को नीचे उतारा और अपने शरीर की सारी शक्ति लगाकर 4 विश्वस्तरीय जीनो कलाएं खोल दी। उसका जियान एक जेड प्रकाश से चमक उठा। यह उस आरी तलवार की ओर जा रहा था जो किन शिया बन गई थी। उन 4 जीनो कलाओं की शक्तिशाली शक्ति से जियान का शरीर और विरोधी तलवार एक दूसरे पर टूट पड़े। जियान पर एक और वार हुआ। कुछ और वार के बाद जियान के धैर्य पर और भी घाव पड़ गए। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। हान सेन ने अपनी जेड स्किन शक्ति का उपयोग करके एक खोखली संरचना बनाने की कोशिश की ताकि वह जियान को और अधिक मजबूत बना सके। परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। जियान को और ज्यादा चोटें आईं। नहीं, यह उपस्थिति किन कसियों की उपस्थिति है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। फिर भी इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि यह किन कसियों की शक्ति है, लेकिन ये पूरी तरह से किन कसियों की शक्ति नहीं है। हान सेन को लगा कि कुछ अजीब है। आरी तलवार बहुत मजबूत थी, लेकिन उसमें काले क्रिस्टल कवच वाली अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। इससे हान सेन को अजीब लगा। कच आरी की तलवार से जियान के शरीर पर एक और घाव हुआ। वार के बाद हान सेन उड़कर दूर जा गिरा। उसने एक ढाल पर वार किया। जियान का शरीर ढाल में घुस गया। अब वह ढाल के पीछे था। एक छोटी लड़की अचानक कहीं से आ गई। उसने जियान का हैंडल पकड़ा और हान सेन को टूटी हुई ढाल से दूर खींच लिया। तुम यहां सब कुछ बिगाड़ने क्यों आए हो? हान सेन उदास हो गया। उसने देखा कि वह औरत आरी वाली तलवार पकड़े हुए उनकी ओर वार कर रही थी। वह छोटी बच्ची के सिर के ठीक ऊपर थी। हान सेन आरी वाली तलवार को रोकने के लिए केवल अपनी जेड स्किन की दुनिया तोड़ने वाली शक्ति का ही इस्तेमाल कर सकता था। हान सेन ने सोचा कि जीन्स की कहानी की शक्ति आरी तलवार का मुकाबला कर पाएगी, लेकिन जीन्स की कहानी की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने जो शॉकवेव पैदा की वो उस छोटी बच्ची को मिटाने के लिए काफी थी। जियान और आरी टकरा गए। हान सेन और छोटी बच्ची दूर जा गिरे। छोटी बच्ची से थोड़ा खून बह गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बेचैन थीं। उसने हान सेन को पकड़ लिया और जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। अगर तुम किन शियू नहीं हो तो क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि तुम कौन हो? हान सेन ने छोटी लड़की की बात अनसुनी कर दी और अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करते हुए आरी तलवार से बात की। मैं किन शिया हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक हमशक्ल हूँ। मैं यहाँ सोल्जर वेपन स्काई लेने आए हूँ। उस औरत की आवाज ऐसी थी मानो किन शिया उसके जरिए बोल रही हो। क्या तुम पहले ही 17वें आसमान तक नहीं पहुंच पाए थे? पहले आसमान पर कब्जा करने के लिए तुम्हें यहाँ वापस क्यों आना पड़ा? हान सेन को अब समझ आया कि उसे क्यों लग रहा था कि वह किन कसियू है, पर असल में किन कसियू नहीं, वो तो बस एक क्लोन था। किन शियू ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि 33 आकाश अपने मूल स्थान पर लौट आए हैं। कोई भी प्राणी 33 आकाशों का नेता बन सकता है और जीनो टैबलेट पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ करना होगा। उन्हें पहला आकाश लेना होगा और पहले आकाश का नेता बनना होगा ताकि वे जीनो टैबलेट के लिए लड़ सकें। मैं समझ गया। हान सेन की आंखें सिकुड़ गईं। किन शियू ने यह सब इसलिए समझाया क्योंकि वह बहुत आश्वस्त था। उसे इस बात का डर नहीं था कि हान सेन सच जान लेगा और उससे लड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम समझ ही गए हो तो मुझे दिखाओ कि तुम असल में क्या कर सकते हो, औरत ने कहा। मुझे तुम्हारी ताकत का असली दायरा दिखाओ। फिर उसने अपनी तलवार हान सेन और छोटी बच्ची की तरफ तान दी। मुझे तुमसे निपटने के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। हान सेन ने जेड स्किन का इस्तेमाल किया। उसने जेड भेड़ की खोखली संरचना उधार ली थी। बर्फ जेड जियान के बाहर एक बर्फ जेड ढाल थी। बर्फ जेड ढाल पर षटभुजाकार मधुमक्खी के छत्ते जैसे पैटर्न बने थे। इसने हान सेन और छोटी बच्ची को ढक लिया। तलवार ने बर्फ जेड ढाल पर वार किया और उसे काट दिया, लेकिन हान सेन और अंदर बैठी छोटी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लगता है मेरी ब्रेक वर्ल्ड दर अब 3% से ज्यादा हो गई है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये भी है कि मेरी ब्रेक वर्ल्ड शक्ति उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वो ठोस हो जाती है। हान सेन बेहद खुश था। ये सारे हमले बेकार नहीं गए। आखिरकार वह जेड भेड़ के शरीर की खूबियों का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी जेड स्किन पर लागू करने में कामयाब हो गया। इससे जेड स्किन की दुनिया तोड़ने की शक्ति ठोस हो गई। औरत ठंडी आवाज में गुर्राई। आरी तलवार लगातार वार करती रही। तलवार पर तलवार, मानो तूफान नीचे की ओर वार करता रहा। हान सेन ने और भी बर्फ जेड ढालें बनाई। वो तलवार के वार को बार बार रोकता रहा। बर्फ जेड ढाल बार बार टूट रही थी। हान सेन ने सोचा, बहुत शक्तिशाली किन शियू। एक क्लोन तलवार भी इतनी शक्तिशाली होती है। अगर असली किन शियू तलवार बन जाए तो वह कितना शक्तिशाली होगा। जेड स्किन की सफलता का अंत नहीं हो रहा था। जेड भेड़ के शरीर की खोखली संरचना कई अलग अलग प्रकार की थी।
अब हान सेन मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति का इस्तेमाल कर रहा था। वो जेट स्किन में और भी खोखली संरचनाएं डालने की कोशिश कर रहा था। जेट स्किन की दुनिया तोड़ने की दर लगातार बढ़ती जा रही थी। आरी तलवार बर्फ जैड ढाल पर छोटे छोटे निशान छोड़ रही थी। जब जेट स्किन की विश्व तोड़ने की दर 60% तक पहुंच गई, तो ठोस बर्फ जैड ढाल पर एक रहस्यमय और पुराना मंत्र दिखाई देने लगा। मंत्र का आकार अजीब था। ये साधारण पाठ जैसा नहीं था, बल्कि इसका मन बर्फ जटित था। ये कितना साफ था, ये बयान करना मुश्किल था। जब जेट स्किन ने ब्रेक वर्ल्ड मंत्र का सृजन किया, तो आरी तलवार ठोस बर्फ जैड ढाल को काटने में असमर्थ रही। हान सेन अब युद्ध नहीं हार रहा था। हान सेन ने आरी वाली तलवार को देखा और कहा, किन शियाओ, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और खुद मुझसे लड़ो। तुम इतने भोले हो कि यह नहीं मानोगे कि एक तुच्छ क्लोन में मुझे गिराने की क्षमता है। औरत की बोलती बंद हो गई। वह हान सेन पर बार बार वार करती रही, लेकिन आइस जैड जियान की विश्व विनाशक शक्ति ने उसे रोक दिया। वो जियान को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। 33 आसमानों के बारे में एक आदमी जीनो टैबलेट के सामने खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर होकर जीनो टैबलेट को देख रहा था। जीनो टैबलेट कई छोटी स्क्रीनों से बनी एक बड़ी स्क्रीन की तरह थी। जीनो टैबलेट पर सारे दृश्य बदलते रहते थे। एक स्क्रीन पर हान सेन एक औरत से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा था। वह आदमी उस लड़ाई को देख रहा था। जब वह आदमी लड़ाई देख रहा था, तो अचानक जीनो टैबलेट चमकने लगी। न सिर्फ वह आदमी, बल्कि दोनों ब्रह्मांडों में रहने वाले अनगिनत जीव भी कब्र के पत्थर जैसे 33 आसमानों में जीनो टैबलेट की चमक देख सकते थे। इसने दोनों ब्रह्मांडों को रोशन कर दिया। जब जीनो टैबलेट का प्रकाश कमजोर हो गया, तो मुख्य और विपरीत ब्रह्मांड ने देखा कि प्रकाश का स्रोत जीनो टैबलेट के पाठ की पहली पंक्ति थी। 17वें आकाश के नेता किन शियू तो किन शियू है। उसने इतनी जल्दी एक आसमान जीत लिया। वो 17 आसमानों का सरदार बन गया। कुछ पुराने जानकार, जो 33 आसमानों के बारे में जानते थे, हैरान रह गए। उसी समय किन शियू का शरीर जीनो टैबलेट से बाहर निकला। उसने जीनो टैबलेट के सामने खड़े आदमी को देखा। हे भगवान, बहुत समय हो गया मिलते हुए। किन शियू ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी को देखा। अगर मैं सक्षम होता तो मैं आपका चेहरा फिर कभी नहीं देखना पसंद करता, गॉड हॉल लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि मैं जीनो टैबलेट का मास्टर बन जाऊंगा। कितनी शर्म की बात है। तुम तो पहले से ही गॉड हॉल लीडर हो। तुम्हारे पास जीनो हॉल है। तुम जीनो टैबलेट के मास्टर भी नहीं हो सकते। अगर तुम कर सकते तो मुझे रोक लेते। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो भी आप जीनो टैबलेट के मास्टर नहीं बन सकते थे, गॉड हॉल लीडर ने बिना हिले कहा। तुम्हें क्या लगता है, असल में मुझे कौन रोक सकता है? किन शियू ने आत्मविश्वास से पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त विनाश श्रेणी की देव आत्माएं सक्षम है? तुम्हें पता होना चाहिए कि वे मुझे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती। शायद वे काफी होंगे, शायद वे काफी न हो। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा इस दुनिया में कई शक्तिशाली जीव हैं। गॉड हॉल लीडर बहुत उदासीन लग रहा था। जिन शक्तिशाली प्राणियों की तुम बात कर रही हो, उनमें वह शामिल नहीं है ना? किन शियू की नजर जीनो टैबलेट पर पड़ी। उनकी नजर हान सेन की छवि पर पड़ी। हान सेन ने पहले ही विरोधियों पर पूरी बढ़त हासिल कर ली थी। जब जेट्सकिन की विश्व तोड़ने की दर लगातार बढ़ती गई, तो आरी तलवार अंततः बर्फ जैड ढाल पर एक भी निशान नहीं छोड़ पाए। लेकिन जेट्सकिन की विश्व तोड़ने की दर केवल 60% तक ही पहुंच पाई थी। यह इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती थी। जैड भेड़ के शरीर में खोखली संरचना होने के कारण ही जेट्सकिन वहां तक पहुंच पाया। तुम्हें बस बाहर आकर अपने असली शरीर से मिलना चाहिए। हान सेन ने अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके किन शियू के क्लोन से बात की। वो जो बर्फ जैड जियान बन गया था, अचानक उड़ने लगा। उसमें बर्फ जैड जैसी रोशनी थी और वो उस औरत के माथे को भेदती हुई अंदर घुस गई। आमतौर पर सैनिकों के किसी सदस्य की आत्मा युद्ध के विजेता को हस्तांतरित कर दी जाती थी। योद्धा एक साथ जीते और एक साथ मरते थे। अगर सैनिकों का कोई सदस्य मारा जाता था, तो उसके साथ पवित्र शस्त्र भी मारा जाता था। आरी तलवार तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन महिला का सिर तोड़ना तो और भी आसान था। औरत की आंखें बेहद ठंडी लग रही थीं। उसने तलवार का हैंडल पकड़ रखा था। उसके हाथ में आरी वाली तलवार हान सेन के बर्फ जटित शरीर पर लगातार वार कर रही थी। तलवार बाहर की ओर वार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे औरत का शरीर आरी वाली तलवार में समा गया हो। वह आरी वाली तलवार से मिल गई। उसने एक डरावनी तलवार की रोशनी लेकर बर्फीले जैड जियान की ओर गुस्से से भरी मार की। डोंग! बर्फ जैड जियान के बाहर बर्फ जैड ढाल टूट गई।
आरी तलवार और बर्फ जेड जियान एक दूसरे से टकराए। उन्होंने बर्फ जेड जियान को चीर डाला। जब बर्फ जेड जियान लगभग कट गया तो तलवार की शक्ति चली गई। अगले ही पल आरी तलवार धूल बनकर उड़ गई। एक आवाज गूंजी और हान सेन के दिमाग में गूंज उठी, मैं जीनो टैबलेट के सामने इंतजार कर रहा हूं। हान सेन जानता था कि यह किन शियू का असली रूप ही होगा। यह कोई शक्तिशाली और खोखला क्लोन नहीं था। हान सेन ने सोचा, अगर किन शियू ने कहा है कि वो 33वें आसमान में मेरा इंतजार करेगा, तो इसका मतलब है कि वो असल में पहले आसमान पर आने के काबिल नहीं है। मैं पहले आसमान का नेता बन सकता हूं, इतना तो तय है। हान सेन को किसी आकाश का नेता बनने या जीनो टैबलेट पाने जैसी संभावनाओं की ज्यादा चिंता नहीं थी। वह तो बस बाओ एर को ढूंढना चाहता था। अगर वो उसे अभी पा लेता तो वो तुरंत 33 आसमानों से बाहर निकल जाता। बदकिस्मती से उसके लिए हालात बहुत अच्छे नहीं रहे। हान सेन अपनी यात्रा पर उस छोटी बच्ची को साथ ले गया। वे बहुत देर तक जमीन छानते रहे, लेकिन बाओ एर का कोई सुराग नहीं मिला। रास्ते में उसे कई सैनिक मिले। हर बार जब वो किसी सैनिक को मारता तो छोटी बच्ची का शरीर और भी मजबूत हो जाता। वो धीरे धीरे और तेजी से बड़ी होती गई। कुछ ही दिनों में वो बच्ची 15-16 साल की हो गई। उसकी गति और शक्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। चूंकि उसके पास हान सेन के आत्मा चिन्ह को परिष्कृत करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। वह हान सेन की शक्ति का अपने लिए उपयोग नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो सैनिकों के अन्य सदस्यों की तरह नहीं थी। उसके पास सुरक्षा के लिए कवच भी नहीं था। उसे लड़ने के लिए अपने शरीर का उपयोग करना पड़ता था। हान सेन कई दिनों से उस जगह को ढूंढ रहा था। उसे बाओ एर तो नहीं मिला, लेकिन जीनो टैबलेट चमक रहा था। 25वां आसमान ले लिया गया था। अब उसका एक नेता था। 25वें आकाश का नेता मानव राजा है। क्या वो मानव राजा रक्त सेना का है? नाम सुनकर हान सेन को झटका लगा। शायद रक्त सेना का नेता ही ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की हिम्मत कर सकता था। वो मानव सेना का अल्फा था और सीधे अभयारण्यों से आया था। उन दो शब्दों को देखकर ब्रह्मांड के सभी राज्य क्रोधित हो गए। उन्होंने पहले कभी किसी ऐसे पागल को नहीं देखा था जो खुद को सभी मनुष्यों का राजा घोषित कर दे। 33 आसमानों में लड़ाई और भी बदतर हो गई। कई डरावने जीवों ने 33 आसमानों पर हमला करने की कोशिश की। वे लड़ने और अपने लिए एक आसमान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे जिस पर वे कब्जा कर सकें। हान सेन अब तक सोल्जर वेपन स्काई में चारों ओर देख चुका था। उसे अभी तक बाओ एर नहीं मिला था। उसे कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था जो उसे 33 आसमानों के अगले स्तर या क्षेत्र तक ले जा सके। उसे अजीब सा लग रहा था। अचानक हान सेन के मन में एक विचार आया। यह एहसास होते ही उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब कोई प्राणी 33 आसमानों में प्रवेश करता है तो वे सभी पहले आसमान में ना आए। वे 33 आसमानों में फैले हुए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बाओ एर को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाओ एर को किस आसमान में फेंका गया होगा। इसके अलावा जब 33 आकाश अपने मूल स्थान पर लौट आए तो उनके बीच की अंतरिक्ष सुरंगें भी बंद हो गई। मैं 33 आकाशों के दूसरे आकाशों में नहीं जा सकता। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही है कि मैं इस आकाश का नेता बन जाऊं। मैं किसी भी हाल में जीनो टैबलेट तक पहुंचूंगा। अगर बाओ एर किसी दूसरे आकाश का नेता बन जाता है तो शायद मैं उसे वहां देख सकूंगा। बाओ एर को ढूंढे बिना हान सेन को अपने सभी सैनिकों को मारने के अपने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ये सैनिक कमजोर या ताकतवर हो सकते थे। यह एक मिश्रित स्थिति थी क्योंकि उनकी सारी शक्तियां उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों से आती थी। एक पवित्र सैनिक जितना ताकतवर होता, उसे चलाने वाला उतना ही ताकतवर होता। यह उल्टा भी हो सकता था। वे अंततः कमजोर भी हो सकते थे। सैनिक हथियार आकाश अनगिनत हथियारों का घर था। एक शक्तिशाली हथियार ढूंढना और निकालना आसान नहीं था। हर किसी को हान सेन या बैंगनी तांबे की तलवार जैसी शक्तिशाली तलवार निकालने का मौका नहीं मिलता था। वे लड़ते रहे, लेकिन उन्हें एक दुर्जेय शत्रु का सामना करना पड़ा। हान सेन ने सभी सैनिकों को मार डाला। जब से वो छोटी लड़की 16 या 17 वर्ष की हुई, तब से उसकी वृद्धि रुक गई। छोटे ब्लैक, तुम बहुत ताकतवर हो। हान सेन ने सैनिकों के एक और सदस्य को काट दिया, जिससे लड़की ने हान सेन को पकड़ लिया और उसे कसकर गले लगा लिया। हालांकि हान सेन को अपना दिया गया नाम पसंद नहीं आया, लेकिन वह उससे बात नहीं कर पा रहा था। उसे बस उसे स्वीकार करना पड़ा। मैं सोल्जर वेपन स्काई का नेता कैसे बनूं? हान सेन इस सवाल पर बहुत सोच रहा था। 33 आसमानों में से 7 पर पहले ही कब्जा हो चुका था। वो बस इतना जानता था कि सैनिकों के सदस्यों को मारना सोल्जर वेपन स्काई का नेता बनने का एक रास्ता था।
इस समय तक उसने कई सैनिकों को मार डाला था, फिर भी वो अभी तक नेता नहीं बन पाया था। पिछले 2 दिनों में उसे सिर्फ एक सैनिक ही मिला जिसे मारना था। उसे लग रहा था मानो उसने लगभग सभी सैनिकों को मार डाला हो। हान सेन ने सोचा, क्या मुझे नेता बनने के लिए सैनिकों के हर एक सदस्य को मारना होगा? अजीब है, मैं उस बैंगनी तांबे की तलवार का फिर से सामना क्यों नहीं कर पाया? उस आदमी की शक्ति सच में काफी डरावनी थी। अपनी शक्ति से वो सोल्जर वेपन स्काई में जरूर हलचल मचा सकता था। मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? जीनो टैबलेट फिर से चमकने लगी। प्रकाश देवी ने 7वें आसमान को रोशन कर दिया। वो 7वें आसमान की नेता बन गई। जब भी कोई नेता सामने आता, हान सेन उदास हो जाता। हर बार जब वो बाओ एयर का नाम नहीं देखता, तो उसका दिल बैठ जाता। वो इसे किसी बुरी खबर की तरह लेता। बाओ एयर, प्लीज अपने साथ कुछ भी अनहोनी मत होने देना। हान सेन बहुत चिंतित था। तभी उसने एक बैंगनी तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देखा। यह वही बैंगनी तांबे की तलवार थी जो कई दिनों से गायब थी। जब हान सेन ने बैंगनी तांबे की तलवार देखी, तो उसने उस सदस्य सैनिक को नहीं देखा जो बैंगनी तांबे की तलवार चला रहा था। बैंगनी तांबे की तलवार हान सेन से ज्यादा दूर नहीं, बल्कि एक जगह पर उड़ गई। अपनी इच्छाशक्ति से उसने हान सेन से कहा, अश्लील बूढ़े जियान, क्या तुम मुझसे लड़ने वाले हो? हान सेन को नहीं पता था कि बैंगनी तांबे की तलवार दानव अल्फा असुर की है। जब तलवार उड़कर ऊपर आई, तो हान सेन हंसा और पूछा, इस बार तुम किस पर दांव लगाना चाहते हो?